हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन सीरीज। आज हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स क्या होता है और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है और साथ में मैच केस क्या होता है। इसको भी हम प्रॉपर क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। और बहुत सारे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आप अपने लॉजिक को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप डेटा एनालिटिक्स सीखकर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो WS क्यूबटेक का डेटा एनालिटिक्स मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। यहां आपको मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट मेंटरशिप जो आपको बिगनर से जॉब रेडी बनाएंगे। अगर आप सीरियस है अपने डेटा एनालिटिक्स जर्नी के लिए तो अभी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और गुड न्यूज है, इस प्रोग्राम का न्यू कोहॉर्ट जल्दी ही लॉन्च होने जा रहा है। चलिए हम पाइथन की इस इनिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखिए ऑपरेटर्स का मतलब है दो ऑपरेंड्स या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स। अब ऑपरेंड्स में आपके वेरिएबल हो सकते हैं या वैल्यू हो सकते हैं। उनके बीच में अगर कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करा रहे हो वही कहलाता है आपका ऑपरेटर। अब जैसे मान लीजिए हमने दो वेरिएबल बनाए, यहां पे एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 10 और एक मैंने बनाया y इक्वल टू 20। अब इन दोनों के बीच में मुझे प्लस कराना है तो प्लस आपका एक मैथमेटिकली या अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, क्या आंसर आने वाला है। तो ये प्लस एक तरह का क्या है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर का मतलब है दो ऑपरेंड्स या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना, वही कहलाता है आपका ऑपरेटर। अब ऑपरेटर पाइथन के अंदर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन को ही रिलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं। फिर आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, फिर आपका लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स को हम क्लियर करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे जिससे आपको ऑपरेटर के बारे में क्लियर पता चल जाए। और चलिए अब हम देखते हैं एक बार एक एक करके। तो सबसे पहले है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में आप क्या करते हो, कोई भी मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म कराते हो। जैसे यहां पे प्लस है, प्लस में आप एडिशन करा सकते हो, माइनस है, इंटू है, फिर आपका डिवाइड है और फिर फ्लोर डिवीजन है। फ्लोर डिवीजन थोड़ा सा यहां पे क्या है, नया है। जैसे आपको प्लस के बारे में पता है, माइनस पता है, इंटू पता है, डिवाइड पता है, इनमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। फ्लोर डिवीजन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैंने 10 डबल स्लैश के साथ में यहां पे 3 लिखा, मतलब ये जो डिवाइड का सिंबल मैंने डबल लगाया और 3 लिखा, तो ये पॉइंट के साथ में कभी आंसर नहीं देता। एक्चुअली इसका आंसर 3.3 बनना चाहिए, मगर ये आपको आंसर क्या करेगा, 3 देगा। मतलब फ्लोर डिवीजन क्या करता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को उड़ा देता है। तो ये हमारे क्या है, मैथमेटिकली ऑपरेटर्स हैं। इसको हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। फिर हम और सिंबल्स को यहां पे क्या करेंगे, समझेंगे। यहां ध्यान रखना है, ऑपरेटर में आपको सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। प्लस एक सिंबल है, माइनस, इंटू, डिवाइड, ये सारे क्या है, सिंबल है। तो चलिए हम देखते हैं। यहां पे देखिए मैंने VS कोड पे एक फाइल बना के यहां पे रख रखी है, मतलब एक फोल्डर बना रखा है। और मैं यहां पे लेक्चर 2 नाम का एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, मैं यहां पे एक बेसिक OPR करके मैं एक फाइल बना रहा हूं, operator.py करके मैंने एक फाइल बनाई। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम मैथमेटिकल ऑपरेटर को क्लियर कर रहे हैं। मैथमेटिकल में और भी है, मैंने अभी 5 बताए, 2 सिंबल और हैं, उनको भी हम देखेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 10 लिखा, एक y नाम का, थोड़ा मैं प्लस जूम कर देता हूं जिससे आपको चीजें क्या होंगी, क्लियर दिखेंगी। कंट्रोल प्लस प्लस करके आप VS कोड की विंडो को जूम कर सकते हैं। y में मैंने क्या लिखा है, 20 लिखा है। ठीक है, और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक बार प्रिंट कर रहा हूं। देखिए प्रिंट में मैंने x प्लस वाई लिखा, तो अभी आपके सामने क्या होगा, प्लस ऑपरेशन के हिसाब से यहां पे 30 आंसर आ जाएगा। हैश होता है कमेंट के लिए, हैश हम किसके लिए यूज करते हैं, कमेंट के लिए। और मैं यहां पे रन करता हूं, जैसे ही मैं रन करूंगा यहां पे आपके सामने 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी VS कोड की विंडो है। थोड़ा मैं इधर की साइड खिसका देता हूं, हल्का सा मैं ऐसे कर देता हूं, आप लोगों के सामने क्या होगा, प्रॉपर कोड दिखेगा। ये फाइल स्ट्रक्चर देखने की तो कोई जरूरत नहीं, बाद में हम देख लेंगे। चलिए ये हमारे सामने आंसर आ रहा है। ठीक है, यहां पे 30 आंसर आ रहा है। और एक और चीज, इंटरव्यू में ना आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि पाइथन को आप यहां से रन कर रहे हो, भाई मुझे कमांड बताइए पाइथन को रन करने की क्या है। देखिए सिंपल है कि आपको पहले इस फोल्डर में आना है। ये फोल्डर क्या है, अपना लेक्चर 2। ये आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं, ये VS कोड के टर्मिनल से भी कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब है कि आप वो CMD से भी अपनी फाइल को रन कर सकते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, यहां पे आपको लिखना पड़ता है पाइथन। पाइथन हमारा एक इंटरप्रेटर है, यहां पे पाइथन, और फिर फाइल का नाम, हमने फाइल का नाम क्या दिया, बेसिक, क्या दिया, बेसिक ऑपरेटर.py, और एंटर कर दीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे यहां पे 30 आएगा।
ये जो कमांड है ये भी जो रन कर रहा है वो इसी कमांड को क्या करता है, रन करता है। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि किसी फाइल को रन कैसे किया जाएगा, तो पाइथन हमारे इंटरप्रेटर का नाम आएगा, फिर स्पेस देके हमारी फाइल का नाम आएगा और आपकी फाइल यहां पे क्या होगी, रन हो जाएगी। बाकी आप इससे डायरेक्ट तो रन ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे डायरेक्ट हमारे सामने क्या हो रहा है, रन हो ही रहा है। चलिए ये प्लस हो गया। ऐसे ही हम चारों ऑपरेशन यहां पे क्या करते हैं, प्रोसेस करके देखते हैं। माइनस हो गया सर, और मैं यहां पे जाके दिखाता हूं, आ गया अपना आंसर। फिर यहां पे क्या हो गया, एक और आता है सर, इनटू, इनटू में हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, आंसर आ जाएगा। फिर आता है अपना डिवाइड। यहां तक मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये तो आप लोगों ने बहुत बार किया होगा इंप्लीमेंट। चलिए, और यहां से हम क्लियर स्क्रीन करके इसको यहां से क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे सामने आंसर आ गया 0.5। अब बात करते हैं फ्लोर डिवीजन की। फ्लोर डिवीजन में क्या होता है कि आप कोई नंबर को आप डिवाइड करते हो और उसका जो आंसर है वो पॉइंट में आने वाला है। मगर फ्लोर डिवीजन क्या करता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को उड़ा देता है। जैसे 3.5 को 3 दिखाएगा, जैसे करके दिखाइए सर। मैं यहां पे एक एग्जांपल बनाता हूं, मैंने यहां पे लिखा 20 और डिवाइड बाई 6 कर रहा हूं। अगर 20 डिवाइड बाई 6 करूंगा, यहां पे आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो 3.33 आएगा। बिल्कुल ठीक है सर। और अगर आपने यहां पे डबल स्लैश लगाया तो वैल्यू में जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ये गायब हो जाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को गायब करेगा और यहां पे 3 आंसर आ जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें भी आप लोगों को कोई डाउट होगा। यहां चलते हैं और आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। अब दो ऑपरेटर और हैं, एक है मॉडुलस का सिंबल, एक होता है एक्सपोनेंट का सिंबल, मतलब किसी की पावर निकालने का सिंबल। जैसे मॉडुलस क्या करता है, आपको रिमाइंडर वैल्यू निकाल के देता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने बोला 10 मॉडुलस 3, तो भाई इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, यही आपका आंसर है। और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे 10 मॉडुलस 4 सर, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। मतलब 4 कहां तक डिविजिबल कर सकता है, 8 तक। मतलब 8 तक पूरी तरह से डिविजिबल कर पाएगा। जो डिवाइड नहीं हो पाएंगे नंबर, वही आपका मॉडुलस है। फिर आता है आपका एक्सपोनेंशियल्स, या आपको किसी की पावर निकालना है। पावर निकालने का मतलब, जैसे मैं आपके सामने बोलूं कि मुझे ना 2 की पावर 3 निकालनी है। अब 2 की पावर 3 निकालने का एक सिंपल तरीका होता है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 की पावर 3 हुआ। या फिर आप डबल इंटू का सिंबल लगा सकते हो। डबल इंटू का सिंबल बिल्कुल वैसा ही काम करता है। यहां पे आपको पहले देनी पड़ेगी वैल्यू। वैल्यू का मतलब किसकी पावर निकालनी है, 2 की। फिर डबल इंटू का सिंबल, फिर क्या पावर देनी है, 3। तो सेम यही काम करेगा और इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो इन दोनों सिंबल्स को भी हम यहां पे क्या करते हैं, समझते हैं। देखिएगा, यहां जाते हैं और यहां जाके हम लगाते हैं एक बार लॉजिक। मॉडुलस बहुत काम आता है, ये ध्यान रखना। मॉडुलस के बिना आपकी कहानी नहीं चलेगी। जैसे इवन नंबर निकालना होगा तो मॉडुलस काम आएगा। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह डिविजिबल है। तो यहां पे मॉडुलस का लॉजिक बार बार काम आएगा। मैंने यहां पे लिखा है, जैसे एक एग्जांपल के लिए मैंने लिया 20। अब 20 मेरा नंबर है, मैंने मॉडुलस बोला 6। तो एक्चुअली 20 मॉडुलस 6 का मतलब है इसमें डिवाइड नहीं कर रहे, हम ये निकाल रहे हैं कि इसकी रिमाइंडर वैल्यू क्या बचेगी। तो यहां पे इसका आंसर आने वाला है 2, क्योंकि 20 जो है वो 6 से अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे तो वो 1/8 तक पूरी तरह डिविजिबल कर देगा। बट जो 2 होगा वो बच जाएगा, वही आपकी रिमाइंडर वैल्यू यहां पे क्या होती है, प्रोसेस हो जाती है। देखिए 2 आंसर में आने वाला है। ऐसे अगर हम और एग्जांपल दें तो सर, जैसे मैंने प्रिंट किया, यहां पे लिखा 10 मॉडुलस 3। अब 10 मॉडुलस 3 का मतलब है 3 जो होगा वो 9 तक अपने आप को पूरी तरह डिविजिबल कर पाएगा। जो 1 होगी वो उसकी रिमाइंडर वैल्यू होगी। तो यहां पे आपका आंसर 1 आने वाला है। यहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मॉडुलस हमेशा रिमाइंडर वैल्यू निकाल के देता है। जो भी बची हुई वैल्यू है जो डिवाइड नहीं हो पाई, वही आपका मॉडुलस है। अब आते हैं कि अगर किसी की पावर निकालनी है तो डबल इंटू का सिंबल लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक वेरिएबल है, मैंने यहां पे 10 लिया। अब मुझे 10 की पावर 2 निकालनी है, तो मेरा मैथमेटिकली लॉजिक क्या बोलता है, x इंटू एक्स कर देंगे, हो गया सर 10 की पावर 2। मतलब अगर हम 2 बार इंटू कर दे तो 10 की पावर 2 ही आ जाएगी, यहां पे 100 आंसर आ जाएगा। इसी का शॉर्ट फॉर्म है, आप यहां पे डबल इंटू लगाइए और यहां पे 2 लिख दीजिए। तो ये है हमारा वेरिएबल जिसकी पावर निकालनी है। डबल इंटू का सिंबल है, पावर निकालने का काम करता है। और 2 मतलब पावर है कि इतनी पावर निकालनी है। और जाके हम चेक करेंगे तो यहां पे आपके पास 10 की पावर 2 100 आंसर आ जाएगा। अब जैसे 10 की पावर 3 निकालनी है भाई, अगर देखो लॉजिकली आप ये काम कर सकते हो। अगर आपको ये डबल इंटू का सिंबल नहीं पता तो आप x इंटू एक्स लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ये आप कितना करोगे, मैं बोलूंगा 10 की पावर 10 निकालनी है तो आप इसको 10 बार लिखोगे क्या, नहीं। लॉजिक बहुत सिंपल है भाई। सामने वाला बंदा क्या करेगा, यहां पे लिखेगा प्रिंट x। x मतलब वेरिएबल जो जिसमें 10 पड़ा है, डबल इंटू फिर पावर कितना है वो बता दीजिए, हमने बोला 3। तो यहां पे 10 की पावर 3 आपका आंसर मिल जाएगा।
ये 10 की पावर 3 1000 होता है, ये आंसर आ गया। तो मैथमेटिकली अब ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करने होंगे तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करोगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड फ्लोर डिवीजन मॉडलेस, और आपको पावर का सिंबल पता होना चाहिए, डबल इंटू का साइन, मतलब एक्सपोनेंट निकालना होगा तो डबल इंटू के साइन को क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। अब चलते हैं हम आगे की साइड और ऑपरेटर्स को देखते हैं। देखिए अब है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर बहुत काम आते हैं जब भी हम किसी के बीच में कंडीशन लगाने का काम करेंगे। आगे कंडीशन आने वाली है, दो वेरिएबल्स के बीच में अगर कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन बहुत तरह के होते हैं, 6 टाइप के कंपैरिजन होते हैं। कंपैरिजन का मतलब हो गया कि यहां पे अगर आपको यह चेक करना है कि दो वेरिएबल बराबर हैं क्या, डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में डिफरेंस होता है। डबल इक्वल टू कंपेयर करने का काम करता है, सिंगल इक्वल टू असाइन करने का काम करता है। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर भी आएगा। और ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये आपको हमेशा आंसर ट्रू और फॉल्स में प्रोसेस करेंगे। जैसे यहां पे आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, ये बहुत जगह पे यूज होता है। जैसे आप कभी भी वोट डालने जाते हो तो आपकी एज कंपेयर होती है कि अगर आपकी एज 18 से ऊपर है तो आप वोट दे सकते हो। भाई आप क्या करते हो, आप कहीं पे लॉगिन करने जाते हो तो आप कंपेयर होते हो कि यूजर नेम पासवर्ड सही है तो लॉगिन करा देना है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब है दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो एक्चुअल में डबल इक्वल टू होता है पहला सिंबल। डबल इक्वल टू का मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू यहां पे बराबर होनी चाहिए, वही कहलाता है डबल इक्वल टू का कंपैरिजन। फिर आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि आपकी लेफ्ट और राइट की वैल्यू बराबर नहीं है तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा। ये आपको ट्रू और फॉल्स में आंसर देंगे। ये आपको आंसर ट्रू कब देगा, जब दोनों बराबर हैं। ये आपको ट्रू कब देगा आंसर, जब एक हमारा क्या है, अलग है और दूसरा अलग है। मतलब 5 नॉट इक्वल टू 3, मैं सही बोल रहा हूं, 5 नहीं है बराबर 3 के। मैं बोल रहा हूं प्रदीप नॉट इक्वल टू एबीसी, मैं सही बोल रहा हूं, प्रदीप नहीं है एबीसी के बराबर। तो नॉट इक्वल टू का मतलब है दोनों वैल्यू बराबर नहीं है तो आपको आंसर ट्रू मिलने वाला है। फिर आते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब है कि यहां पे दो वैल्यू होगी, एक लेफ्ट और एक राइट। हमेशा वैल्यू दो कंपैरिजन में लेफ्ट और राइट हमेशा होगा। यहां पे लेफ्ट और राइट बराबर हैं तो आपका आंसर ट्रू है। यहां पे लेफ्ट और राइट अलग है तो आपका आंसर ट्रू है। यहां पे जो हमारा देखो लेफ्ट है, लेफ्ट में 5 है और राइट में क्या है, 2 है। देखो 5 अगर बड़ा है 2 से, ग्रेटर देन का मतलब है कि अगर 5 बड़ा है 2 से तो आप ट्रू आंसर ले जाना। तो 5 ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है मैं सही बोल रहा हूं कि 5 आपका 2 से क्या है, बड़ा है। बिल्कुल सही है सर। फिर लेस देन का मतलब क्या होता है, लेस देन का मतलब है कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए किससे, राइट वाले से। हमने यहां पे बोला 5 लेस देन 2, मतलब आप गलत बोल रहे हो। आप बोल रहे हो कि 5 छोटा है 2 से, मतलब 5 लेस देन 2, या कोई भी दो नंबर ले सकते हो। 5 को एग्जांपल में प्रोसेस मत करना, दो नंबर आप कोई भी कंपैरिजन के लिए ले सकते हैं। बस मैं आपको समझा रहा हूं कि लेफ्ट जो होगा अगर राइट से छोटा होगा तो लेस देन आपको ट्रू आंसर देगा, और अगर लेफ्ट क्या है, राइट से बड़ा है तो लेस देन आपको फॉल्स आंसर देगा। तो यहां पे आपके पास आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 5 जो है, यहां पे आपके पास आंसर आने वाला है फॉल्स। हम यहां पे ये बोल रहे हैं कि 5 जो है वो लेस देन है 2 से। गलत बोल रहे हैं भाई, 5 लेस देन है ही नहीं 2 से। ठीक है, गलत बोल रहे हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे आता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि आप दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हो मगर यहां पे दो कंपैरिजन हो रहे हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 5 ग्रेटर देन 5, ये गलत है क्योंकि 5 ग्रेटर देन 5 तो नहीं है। मगर मैंने यहां पे लिखा 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहां पे दो चीजें कंपेयर हो रही हैं कि अगर 5 5 से बड़ा है या उसके बराबर है, दोनों में से कोई भी आंसर अगर आप मुझे दोगे तो मैं आपको ट्रू दे दूंगा। इसका यूज कहां होता है मैं बता देता हूं। इसका यूज होता है, मान लीजिए कि आपको फर्स्ट डिवीजन निकालना है, तो फर्स्ट डिवीजन में लॉजिक क्या होता है, अगर आपका परसेंटेज 60 के बराबर है तो भी फर्स्ट हो जाओगे, या 60 से ऊपर है तो भी फर्स्ट हो जाओगे। मतलब मेरी वैल्यू बराबर होगी तो भी आंसर ट्रू आएगा, या बराबर से ऊपर होगी तो भी आंसर ट्रू आएगा। मतलब मेरी वैल्यू अगर इक्वल टू है तो भी ट्रू है, या उससे ऊपर है तो भी ट्रू है। तो यहां पे दो कंपैरिजन हो रहे हैं, ग्रेटर देन हुआ तो भी आपका आंसर ट्रू आएगा, और इक्वल टू हुआ तो भी आंसर ट्रू आएगा। दोनों में से कोई एक आप दे दो, ये ट्रू दे देगा। तो यहां पे ये जो आंसर ट्रू आ रहा है वो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि आपने यहां पे बोला है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो 5 जो है वो भाई इक्वल टू 5 तो है, तो यहां पे आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। और सेम इसमें लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि 5 अगर लेस देन है, 5 अगर लेस देन है 6 से तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और 5 अगर 5 के बराबर है तो भी आपका आंसर आ जाएगा।
तो यही होते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। इसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए यहां जाते हैं और यहां जाके हम इसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। यहां से पहुंचते हैं और यहां पे जाके इसको एक बार करते हैं कमेंट। कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क दबाएंगे एक साथ में, आपका पूरा कंटेंट कमेंट हो जाएगा। और कमेंट इसमें मल्टीपल लाइन का वही ट्रिपल कोटेशन से कर सकते हैं, मगर वो एक वैलिड फॉर्मूला नहीं है, बस वो आप लगा रहे हो, ठीक है। अब यहां पे हम चलते हैं, हम यहां पे एक वेरिएबल ले लेते हैं x, या a इक्वल टू 10 ले लेते हैं, कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, b इक्वल टू 20 ले लेते हैं। चलिए अब इन दोनों वैल्यू में हम कंपैरिजन करते हैं, प्रिंट करते हैं a डबल इक्वल टू b। तो आप बोल रहे हो कि a की वैल्यू b के बराबर है, a जो है वो बिल्कुल बराबर है b के, गलत बोल रहे हो। यहां पे आंसर आपका फॉल्स आएगा, यहां पे आपका आंसर फॉल्स आएगा, बिल्कुल आया सर फॉल्स। क्लियर स्क्रीन करके दोबारा से रन करके देख लेते हैं, आपका आंसर फॉल्स आएगा, बिल्कुल ठीक है सर फॉल्स आया। मुझे पता चल गया, आपने बोला है दोनों बराबर नहीं होंगे तो फॉल्स होगा और दोनों बराबर होंगे तो ट्रू होगा, बिल्कुल सही है। अब यहां पे नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है? हमने बोला a नॉट इक्वल b, इसका मतलब यह है कि a की वैल्यू b के बराबर नहीं है तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा। भाई बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना, 10 नहीं है बराबर 20 के, तो ये आपको ट्रू आंसर देगा, ये आपको क्या करेगा, ट्रू आंसर देगा। ट्रू आ गया लो सर। बोला आप ये कह रहे हो कि 10 नहीं है बराबर 20 के, सही बोल रहे हो क्या? हाँ 10 नहीं है बराबर 20 के, मैं सही बोल रहा हूं। तो यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ट्रू आ जाएगा, बिल्कुल सही है। क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब फिर एक और सिंबल है यहां पे प्रिंट, ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी का मतलब है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो आपका आंसर ट्रू आएगा। बोले लेफ्ट वाली वैल्यू राइट से बड़ी है तो आपका आंसर ट्रू। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि अगर ये बड़ा है और ये छोटा है तब तो आपका आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। तो यहां पे गलत हम बोल रहे हैं, क्योंकि ए में 10 पड़ा है और बी में 20, और आप बोल रहे हो कि ए जो है वो बी से बड़ा है, गलत लॉजिक है। यहां पे आपका आंसर फॉल्स आएगा। अब ये ट्रू कब आ सकता है? जैसे मैंने बोला भाई यहां पे कि 50 ग्रेटर देन बी, बी में क्या पड़ा है 20 और 50 बड़ा है बी से, मैं सही बोल रहा हूं। यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ट्रू आ जाएगा। ये लीजिए यहां पे आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। तो भाई कंपैरिजन में माइंड को थोड़ा सा यूटिलाइज तो करना पड़ेगा ना, हमें पता तो होना चाहिए जो हम वेरिएबल्स दे रहे हैं उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है। सेम लॉजिक है सर, मैंने यहां पे लिखा प्रिंट ए लेस देन बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए जो है बी से छोटा है क्या? ए में 10 है और बी में क्या है 20 है सर, बिल्कुल छोटा है। ए लेस देन बी का मतलब है कि ए अगर बी से छोटा है तो आपको आंसर क्या मिलेगा, यहां पे ट्रू मिलेगा। तो यहां पे भाई बहुत क्लियर बताया गया है कि ए में क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। और आप यहां पे कंपैरिजन क्या कर रहे हैं, यहां पे कंपैरिजन कर रहे हैं 20 से कि 10 जो है वो लेस देन है 20, बिल्कुल सही कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहां पे आप ट्रू आंसर लेके जाएंगे और टी कैपिटल होता है ट्रू का, ये ध्यान रखिएगा। और यहां पे जाके हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, रन करते ही हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। मतलब ये आपको बूलियन आंसर दे रहा है ट्रू और फॉल्स में, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये आगे चल के हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट में ये लॉजिक्स यूज होंगे। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है? ए में क्या है 10 है, ग्रेटर देन मतलब ए क्या है, बड़ा है, इक्वल मतलब बराबर है दोनों। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा होना, इक्वल का मतलब बराबर होना। और यहां पे लिखा मैंने बी। अब पॉइंट ये है कि ए में क्या पड़ा है, 10 पड़ा है सर, बिल्कुल ठीक है। ए में हमारे सामने क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, उसमें कोई चैलेंज नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है सर, ए में 10 पड़ा है। और ग्रेटर देन तो भाई वैसे भी नहीं है क्योंकि बी में 20 पड़ा है, और इक्वल भी नहीं है। तो यहां पे आपका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। जाके हम इसको चेक करते हैं और यहां पे आपका आंसर फॉल्स आया। क्यों आया? क्योंकि 10 ना तो भैया 20 के बराबर है ना उससे बड़ा है। अगर बराबर होता तो भी ट्रू आ जाता और बड़ा होता तो भी ट्रू आ जाता। चलिए ठीक है सर। अब हम यहां पे जाके क्या करेंगे, एक और लास्ट कंपैरिजन है, ए लेस देन। लेस देन तो है ना बी से, तो ट्रू ही है वैसे भी, इक्वल टू बी। अब इसका मतलब है क्या है कि ए में पड़ा है सर 10 और आपने बोला लेस देन। लेस देन तो वैसे ही है, और इक्वल टू का मतलब बराबर है क्या? भाई दोनों में से कोई एक, लेस देन होगा तभी ट्रू है या बराबर होगा तो भी ट्रू है। तो इस समय लेस देन, ये वाला केस क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो आपका आंसर अभी क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और जाके हम इसको चेक करेंगे, हमारे सामने ट्रू आ जाएगा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का मतलब क्या होता है, दो ऑपरेंड्स, दो वैल्यू, दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी कंपैरिजन सेट करना, लेस देन, ग्रेटर देन, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें से कोई भी कंपैरिजन आप सेटल कर सकते हो। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन यहां पे पूछा जाता है कि क्या यहां पे ट्रिपल इक्वल टू काम करता है क्या? यहां पे ट्रिपल इक्वल टू काम नहीं करता, बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता है, जैसे जावास्क्रिप्ट में काम करता है। ट्रिपल इक्वल टू का मतलब ये होता है, जैसे मैंने मान लीजिए यहां पे कंपैरिजन किया, यहां पे 10 और डबल इक्वल टू 10। देखो ये जो 10 है ये नंबर का 10 है, और ये जो 10 है ये स्ट्रिंग का 10 है। पाइथन इसको कभी भी ट्रू आंसर नहीं देता, पाइथन इसको कभी भी ट्रू नहीं देगा, मगर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ट्रू हो जाता।
जैसे जावास्क्रिप्ट में ये ट्रू हो जाता, पीएचपी में ये ट्रू हो जाता। वहां पे क्या होता है ना, देखो वहां पे ट्रिपल इक्वल टू का सिंबल होता है, ट्रिपल इक्वल टू यहां पे सपोर्ट नहीं करता है। ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है, डेटा टाइप प्लस वैल्यू दोनों को कंपैरिजन करता है, मगर यहां पे ट्रिपल इक्वल टू सपोर्ट नहीं करता, तो सीधा आंसर देना है कि ट्रिपल इक्वल टू सपोर्ट नहीं करता है। ये हमारा आंसर, यहां पे कुछ नहीं आएगा, ये एरर आ जाएगी सिंटेक्स। तो ट्रिपल इक्वल टू एक गलत सिंबल कहलाएगा पाइथन के अंदर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कि डबल इक्वल टू कब ट्रू देगा, जब दोनों बराबर होंगे। लेस देन इक्वल टू कब देगा, जब लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाले से छोटी या बराबर हो जाए। नॉट इक्वल टू में दोनों बराबर नहीं है। ग्रेटर देन में भाई लेफ्ट क्या है, राइट से बड़ा है तो ट्रू है। लेस देन में क्या हुआ, जो लेफ्ट है वो राइट से क्या है, छोटा है, तो आपको ट्रू आंसर मिलेगा। यही सिंबल हमें पता होने चाहिए और ये लॉजिक्स के हिसाब से क्या होंगे, यूज होंगे। चलते हैं हम आगे की साइड। देखिए अब हम आगे की साइड क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे असाइनमेंट सिंबल की। देखो असाइनमेंट तो हम कर चुके हैं, मैंने पहले ही असाइनमेंट कर दिया था, मगर अब मैं क्लियर यहां पे करूंगा। असाइनमेंट के लिए यूज होता है इक्वल टू का सिंबल। हम इक्वल टू के सिंबल को यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। वैल्यू को असाइन करने का मतलब क्या है सर, आप मुझे बताइए, वैल्यू असाइन का मतलब क्या है। मैं इसको कमेंट कर दूं एक बार, जो मैं बताता जा रहा हूं वो कमेंट कर देता है। जैसे आपने यहां पे लिखा है x इक्वल टू 10, तो एक्चुअल में आप लोगों को यहां पे क्लियर पॉइंट पे ध्यान रखना है कि x जो है वो वेरिएबल का नाम है, इक्वल टू असाइन का सिंबल है और 10 वैल्यू है। हमेशा ध्यान रखना, जो राइट होता है वो लेफ्ट के अंदर जाके असाइन होता है। तो आप ये समझ जाइए कि 10 जो है 10x के अंदर जाके असाइन हो गया। तो यहां पे इक्वल टू का सिंबल यूज होता है असाइनमेंट करने के लिए, और जब हमने वेरिएबल्स पढ़े तभी असाइनमेंट कर लिया। तो सिंगल इक्वल टू, डबल इक्वल टू नहीं, डबल इक्वल टू कंपैरिजन के लिए यूज होता है, सिंगल इक्वल टू असाइन करने के लिए यूज होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है भैया, असाइन करता है और अपडेट द वैल्यू करता है। मतलब असाइन भी करेगा और अपनी वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट्स करने का काम भी करेगा। तो एक बार चलो हम इसको भी देख लेते हैं, और इसमें अगर कोई मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या होगा वो भी मैं समझाता हूं। देखो इसको हम यहां पे क्या करते हैं, समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। सर आप मुझे बताओ, देखो मैंने x इक्वल टू 10 लिखा, तो मैं यहां पे प्रिंट करूंगा x में, तो आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। सिंपल है, x के अंदर 10 जाके असाइन हो गया। ठीक है सर, तो आप इन तीनों को थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। x है वेरिएबल का नाम, इक्वल टू असाइनमेंट का सिंबल, 10 वैल्यू है। 10 जा रही है x के अंदर कूद के, बिल्कुल पहुंच गई है सर, और जाके हमने चेक किया तो यहां पे हमारे सामने 10 आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्लियर हो गया। चलो अब असाइनमेंट के साथ में कोई हम मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं क्या, कर सकते हो आप, प्लस माइनस इंटू डिवाइड कुछ भी कर सकते हो। यहां पे ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे असाइनमेंट के अंदर पहला हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, मगर x की वैल्यू 10 है, ये ध्यान रखिएगा, x प्लस इक्वल टू 2। इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का सिंपल मतलब है x में जो पड़ा है, x में जो पड़ा है उसमें प्लस 2 डाल के x में ही डाल दो। इसको आप ऐसे समझिए कि x के अंदर जो भी पड़ा है, x के अंदर क्या पड़ा है, 10 पड़ा है सर। तो यहां पे लॉजिकली बोला ऐसे जा रहा है सिंटेक्स को कि x प्लस 2, मतलब आप ये समझिए कि x के अंदर पहले से क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, प्लस 2 लेके आप x को ही अपडेट कर दो। तो एक्चुअल में x में पहले से क्या है सर, पहले से 10 है, 10 प्लस 2 12 चला जाएगा x के अंदर, और यहां पे जाके आप देखेंगे तो आपको 12 आंसर मिलेगा। देखिए यहां पे 12 आंसर मिला। ठीक है सर, अगर मैं ये कहानी दोबारा लिख दूं तो x प्लस 2 वापिस से कर दूं, तो भाई यहां पे आपने 12 कर दिया, ये 12 हो गया। तो अब x के अंदर क्या पड़ा है, 12 पड़ा है, तो यहां पे इस लाइन के अंदर वापस से लॉजिक जनरेट होगा, x इक्वल टू 12 प्लस 2। तो यहां पे आपका आंसर 14 आ जाएगा। यहां पे आप लोगों का आंसर क्या होगा, 14 आ जाएगा। तो ये आप मैथमेटिकली ऑपरेशंस भी इसके साथ में क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। इसको मैं जूम कर देता हूं एक बार आप लोगों के सामने, ये मैं कर रहा हूं। सेम आप माइनस भी कर सकते हो, इंटू भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, फ्लोर डिवीजन भी कर सकते हो, आप मॉडलेस भी निकाल सकते हो, और डबल इंटू का लॉजिक भी लगा सकते हो। तो यहां पे अगर एक और एग्जांपल बनता है तो कैसे बनेगा सर, आप बताओ। देखो मैं बताता हूं, मैंने एक वेरिएबल और लिया y, ठीक है, मैंने y में क्या डाला, 5 डाला, और मैं यहां पे बोल रहा हूं y इक्वल टू, बंदा ऐसे भी लिख सकता है y प्लस 2 तो भी काम करेगा, मतलब y माइनस 2 मैं ले लेता हूं, या तो आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, या बंदा क्या कर सकता है यहां पे ऐसे भी लिख सकता है y माइनस इक्वल टू 2, तो भी ये क्या होगा, प्रोसेस काम करेगा। इसका मतलब है y में जो भी पड़ा है उसमें -2 करके y में वापस से डाल दो। मतलब आप इसको इसी तरह से सिंटेक्स में समझिए, y में पहले से क्या पड़ा है, 5 पड़ा है, -2 करके y में क्या डाला, 3, ये 3 आंसर होगा। और अगर मैं यहां पे प्रिंट करूंगा तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, 3 आंसर मिल जाएगा। तो असाइनमेंट में आप मैथमेटिकली ऑपरेशन प्लस असाइनमेंट दोनों कर रहे हैं, यहां पे 3 आंसर आया है।
कुछ इनटू का भी एग्जांपल दिखा दीजिए सर। a इक्वल टू मैंने लिया 10, ठीक है, और मैंने यहां पे लिखा है a इक्वल टू a इंटू 2। तो अगर मैंने ये किया तो इससे क्या एग्जांपल आया, मतलब यहां पे 10 इंटू 2 कितना बन जाएगा आपका, 20 आंसर आने वाला है। तो अगर मैं प्रिंट ए करूंगा तो यहां पे मेरे सामने आंसर क्या आएगा, 20 आ जाएगा सर, 20 आ गया। और इसी को ये ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, a इक्वल टू a इंटू, और यहां पे आप क्या करेंगे, इक्वल टू 2। तो सेम प्रोसेस करेगा और यहां पे आपको 20 आंसर दे देगा। ठीक है, आप ऐसे लिखिए चाहे आप ऐसे लिखिए, मतलब सेम वेरिएबल में ही a को यूटिलाइज करके इसके साथ में 2 को इंटू करके वापस से स्टोर करना है। सर 2 ही जरूरी है क्या, 5 कर दो यार, 50 आंसर आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर नंबर तो कुछ भी ले सकते हो, 50 आंसर आ जाएगा। सेम आप डिवीजन में कर सकते हो, सेम आप डबल इंटू के सिंबल में कर सकते हो, और सेम आप फ्लोर डिवीजन में कर सकते हो, सेम आप मॉडुलस में कर सकते हो। तो आप इस लॉजिक को प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको किसी भी पॉइंट पे इसमें चैलेंज होगा या कोई डाउट होगा कि सेम वेरिएबल के अंदर कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन करके दोबारा से कैसे डालेंगे। ये आपको क्या हो गया, पता चल गया होगा, यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं आगे की ऑपरेटर्स पे। देखिए इनमें अगर आप लोगों को डाउट लगता है तो आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, आपके सामने पिक्चर क्या होगी, ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यहां पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट होगा आप लोगों के सामने, ये आराम से प्रोसेस हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर का यूज तब होता है जब आप एक से ज्यादा कंपैरिजन सेटल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहां पे क्या करना चाहते हैं, किसी को लॉगिन कराना चाहते हैं। लॉगिन में बंदा यूजर नेम और पासवर्ड दोनों डालेगा, मतलब आप चाहते हैं दोनों अगर ट्रू हो तो फिर आप उसको लॉगिन कराएं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। एंड होता है, और होता है और नॉट होता है। ये तभी यूज होते हैं भाई जब आपके एक से ज्यादा कंपैरिजन होते हैं, तो आप लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हो। बल लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है, यहां पे आप मल्टीपल कंपैरिजन एक साथ में करते हैं। अगर सारे कंपैरिजन मेरे ट्रू हैं तभी एंड आपको आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने यहां पे एक कंपैरिजन लगाया, एक छोटा सा एग्जांपल लिया कि x डबल इक्वल टू 10। ओके, अब x डबल इक्वल टू 10 और एंड करके मैंने यहां पे लिखा y जो है y ग्रेटर देन इक्वल टू x। अब मैंने दो कंपैरिजन लगाए, भैया x जो है वो 10 के बराबर है और y 10 से बड़ा है, और एंड का बीच में लॉजिक यूज कर लिया। तो एंड लॉजिकल सिंबल का क्या है, एक ऑपरेशंस का वो सिंबल है। तो मैंने एंड का साइन दिया, तो एंड ये बोलता है कि अगर ये ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा तो आपको फाइनली आंसर ट्रू मिलेगा, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा ट्रू। यहां पे आप ऐसे ही समझिए कि यहां पे मैंने एक कंपैरिजन किया, एक मेरा वेरिएबल है यूजर नेम, एक मेरा वेरिएबल है यूजर नेम। यूजर नेम डबल इक्वल टू मैंने यहां पे लिखा WS। ओके, और मैंने यहां पे एंड का एक वो एंड लिखा, एंड, और एंड में मैंने यहां पे लिखा पास वर्ड। पास नहीं लिखना, पास रिजर्व कीवर्ड होता है। डबल इक्वल टू 1 2 3। अब मैंने भाई बोला है एक बार सामने वाले से कि यूजर नेम WS है और एंड आपका पासवर्ड 1 2 3 है। ये दोनों अगर मेरे ट्रू होंगे तो ही आपका आंसर क्या होगा, ट्रू आएगा, नहीं तो आंसर ट्रू नहीं आएगा। तो एंड में क्या होता है, हम एक से ज्यादा, भाई दो नहीं, 3 4 5 कितने भी कंपैरिजन सेटल कर सकते हैं। हम एक से ज्यादा मल्टीपल कंपैरिजन सेटल कर रहे हैं, अगर सारे कंपैरिजन मेरे सामने ट्रू हो जाते हैं तो ही मैं आपको आंसर क्या करूंगा, ट्रू दूंगा। तो एंड ऐसे बहुत सारे केस में यूज होता है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड दोनों मैच करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस हो सकते हैं जहां पे हम एंड का यूज करेंगे। आगे हम इसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, आपको बताएंगे भी। पहले हम इसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं समझते हैं कि एंड कैसे प्रोसेस करता है, और कैसे प्रोसेस करता है, और नॉट क्या करता है। यहां पे हम इसको क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। यहां पे जाते हैं और यहां पे हमने इसको क्या किया, कमेंट किया। और कमेंट करने के बाद हम ले लेते हैं एक वापस से एक वेरिएबल। मैंने यहां पे लिया है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20 और z इक्वल टू मैंने लिया है यहां पे 25, ऐसे कुछ ले लिया। चलो अब मैं यहां पे प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट x जो है x लेस देन y। एंड के लिए आपको एंड लिखना पड़ता है, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सिंबल होता है, यहां पे एंड लिखना पड़ता है। z ग्रेटर देन x। अगर ये दोनों यहां पे एंड जो है ये एक लॉजिकल ऑपरेटर का क्या है, सिंबल है। ठीक है सर, यहां पे पहली इक्वेशन आपकी ट्रू है और दूसरी इक्वेशन भी अगर आपकी ट्रू है तो ये आपको आंसर ट्रू देगा। एंड तभी आंसर ट्रू देगा जब सारी इक्वेशंस आपकी क्या है, ट्रू है। जितने भी आपने कंपैरिजन इसके अंदर सेटल किए हैं वो सारे अगर ट्रू है तो आपको ट्रू मिल जाएगा। जाके दिखाओ सर, एक बार हम यहां पे रन करते हैं। यहां पे आपका ट्रू आया। ट्रू क्यों आया, क्योंकि x के अंदर क्या पड़ा है, x के अंदर सर पड़ा है 10।
मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूं। देखो मैं समझा देता हूं। x के अंदर क्या पड़ा है, मैं हैश करके लिख रहा हूं क्योंकि कमेंट होता है 10। लेस देन मैंने क्या लिखा है यहाँ पे y में क्या पड़ा है 20, तो ये इक्वेशन ट्रू है क्योंकि जो 10 है वो लेस देन क्या है 20 है, ट्रू है सर। एंड का मतलब क्या है कि दूसरी इक्वेशन भी ट्रू होनी चाहिए। z में क्या पड़ा है 25 और ग्रेटर देन हमने बोला x, तो x में क्या पड़ा है 10, ये भी इक्वेशन ट्रू है। अगर दोनों इक्वेशन ट्रू है, दो क्या तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, सारी इक्वेशंस अगर ट्रू होगी तो ये आपको आंसर ट्रू देगा। और जाके हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, यहां पे आंसर ट्रू आया। ठीक है सर। एक यूजर नेम वाला भी एग्जांपल बना ही दो सर, एक बार बना देते हैं लो। मगर इस समय मैं भैया लूंगा वैल्यू इनपुट से, तो मैंने एक यूजर नेम नाम का क्या किया, एक वेरिएबल लिया, इनपुट का यूज किया और इनपुट का यूज करके बोला एंटर द यूजर नेम। एंटर द यूजर नेम, कोई दिक्कत नहीं है सर, यूजर नेम लिख देंगे हम यहाँ पे। ओके डन। और फिर हमने यहाँ पे गए और यहां जाके हमने क्या लिखा है, एक और वेरिएबल लिया और यहां लिखा है एंटर द पासवर्ड। बिल्कुल ठीक है सर। अब कैसे कंपेयर करने वाले, यूजर नेम में यूजर लिखने वाला है, तो मैं प्रिंट करके लिख रहा हूं कि अगर यूजर नेम डबल इक्वल टू WS के बराबर हो जाता है, मतलब यूजर नेम की वैल्यू अगर यूजर ने यहां पे WS लिखा, ठीक है, तो WS जो होगा वो WS के बराबर हो जाएगा। W स्मॉल में लिख देता हूं। एंड के लिए आपको एंड लिखना पड़ेगा और पासवर्ड अगर डबल इक्वल टू 1 2 3 के बराबर हो जाता है तो आप यहां पे ट्रू हो जाओगे। आप यहां पे क्या हो जाओगे, ट्रू हो जाओगे। रन करना सर एक बार। यूजर नेम में मैंने डाल दिया WS और पासवर्ड में मैंने डाल दिया 1 2 3 और यहां पे फॉल्स क्यों आया ये बताइए। देखिए हमने जो कंपैरिजन किया ना, यहां पे स्मॉल में WS लिखा है, आपने क्या किया, आपने भैया पाइथन केस सेंसिटिव है, आपने यहां पे क्या किया, WS लिखा कैपिटल में। बिल्कुल सर, WS को क्या लिखा कैपिटल में, क्योंकि आपने ये जो लिखा है ये यहां पे कैपिटल में W और S स्मॉल में। फिर आप इसको कंपेयर कर रहे हो स्मॉल के WS से। भाई सिंगल डबल कोटेशन कुछ भी यूज कर सकते हो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे W कैपिटल है और यहां पे W स्मॉल है, इसलिए ये कंडीशन हो गई फॉल्स, दोनों बराबर नहीं थे। भाई पासवर्ड ट्रू है, पासवर्ड तो ट्रू है। अब आप सर डाल के देखना स्मॉल में, अगर मैंने स्मॉल में डाला तो ये क्या चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। मैंने WS स्मॉल किया और 1 2 3 क्या किया वो भी नंबर में लिखा है एक बार, और यहां पे आपका आंसर ट्रू आया। ट्रू क्यों आया, क्योंकि ये भी कंपेयर हो गया और ये भी कंपेयर हो गया। तो एंड आपके दोनों इक्वेशन में अगर ट्रू होगा तो ये आपको आंसर ट्रू देगा, नहीं तो आंसर ट्रू नहीं देगा। चलिए अब हम बात करते हैं और की। सर और क्या काम करता है, और का ये कहना है कि मान लीजिए आपके मल्टीपल कंपैरिजन है, मल्टीपल कंपैरिजन में से कोई एक कंपैरिजन भी अगर आपका ट्रू है तो मैं आपको ट्रू दे दूंगा। जैसे इसका एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं पे केवाईसी करने जाते हैं, तो केवाईसी में क्या होता है, सामने वाला बंदा बोलता है कि आप एक काम करो, आप आधार कार्ड दे दो या आप पैन कार्ड दे दो या आप पासपोर्ट दे दो, तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप मुझे दे दो, मैं आपको केवाईसी करा दूंगा। तो माइंड में एक चीज है कि अगर वो तीनों चीजें मांगेगा तो वो एंड है, तीनों देना मैंडेटरी है, एंड है, तीनों ट्रू कराओ। अगर वो कहता है तीनों में से कोई एक चीज आप मुझे दे दोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, ट्रू कर दूंगा। तो वहां पे और का लॉजिक लगता है, और एक तरह से ये बताता है कि मल्टीपल कंपैरिजन में से कोई एक कंपैरिजन भी आपका ट्रू हुआ तो मैं आपको ट्रू आंसर दे दूंगा, और ट्रू होते ही आप आंसर को लेके चले जाना। कैसे सर आप बताओ, जैसे मैं बताता हूं। मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, यहां पे मान लीजिए मेरे पास सब्जेक्ट है और मुझे फेल चेक करना है। भाई मैंने ये बोला कि अगर किसी भी बंदे के सब्जेक्ट में 35 से कम नंबर होंगे तो वो डायरेक्ट फेल हो जाएगा। मान लो मेरे पास एक है SUB1 सब्जेक्ट 1, यहां पे मैंने लिया है 78, मैंने एक और वेरिएबल लिया यहां पे SUB2 और यहां पे लिया है 99, एक और वेरिएबल लिया मैंने SUB4, मैंने यहां पे लिया है 45, एक और लिया मैंने SUB5, केवल समझा रहा हूं, यहां पे मैंने ले लिया 10, SUB ये 3 हो जाएगा, सॉरी 3, और ये हो जाएगा 4, ये 3 ले लेते हैं और ये 4, और एक और लास्ट ले लेते हैं। टोटल सर हमारे 5 सब्जेक्ट है, SUB5 और यहां ले लेते हैं हम 78। अब देखो अगर लॉजिकली इसका टोटल निकाला जाए तो 5 हमारे सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट 500 के अंदर आते हैं, और 500 में अगर इसका टोटल निकालोगे फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा ये। मगर मैंने बोला यार किसी भी बंदे का एक सब्जेक्ट में 35 से कम नंबर गिरा है वो फेल हो जाए। तो यहां पे भाई मुझे ये चेक करना है कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट मुझे दे दो जो 35 से कम है, उसको फेल कर दूंगा। तो मैं यहां पे प्रिंट में एक लॉजिक लगाता हूं, अगर सब्जेक्ट वन अगर लेस देन है हमारा 35, और मैं यहां पे और जोड़ रहा हूं, और मैंने बोला सब्जेक्ट 2, और के लिए और लिखना पड़ता है, पाइपलाइन अदर में क्या होता है उसका सिंबल होता है। सब्जेक्ट 2 अगर लेस देन है 35 और सब्जेक्ट 3 जो है हमारा लेस देन है 35 और
सब्जेक्ट हमारा क्या है 4, अगर लेस देन है 35, ठीक है 35, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने यहां पे लिखा अगर सब्जेक्ट हमारा 5 जो है लेस देन है 35, अगर इनमें से कोई भी 35 से कम हो तो आप मुझे ट्रू दे देना, मैं ट्रू मिलते ही फेल दिखा दूंगा आगे चल के। लॉजिकली मैंने क्या कंपैरिजन किया कि पहला सब्जेक्ट चेक करो क्या ये 35 से कम है, दूसरा भी चेक करो क्या ये 35 से कम है, तीसरा भी चेक करो क्या ये 35 से कम है, चौथा भी चेक करो क्या ये 35 से कम है। सर ये तो कम है, अगर ये कम है तो ये आपको ट्रू आंसर देगा, और ट्रू आंसर का मतलब आप यही समझना कि ये फेल हो चुका है। ट्रू आंसर का मतलब यही समझना कि ये फेल हो चुका है। तो यहां पे मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे पांचों में से कोई एक ट्रू होगा, मुझे ट्रू मिल जाएगा। मान लो कि अगर यहां पे मैं इसके अंदर 40 डाल दूं तो अब तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स आंसर मिलेगा, क्योंकि भाई कोई भी इक्वेशन मेरी ट्रू नहीं हुई इसके अंदर। तो जो और होता है, और का काम है मल्टीपल कंपैरिजन में से कोई एक कंपैरिजन अगर आपका ट्रू हो गया तो आप यहां पे ट्रू लेके जाओगे और आपको ट्रू मिल जाएगा। अब आते हैं नॉट के सिंबल पे। सर नॉट क्या काम करता है वो बताइए। नॉट क्या करता है ना, नॉट आपके आंसर को रिवर्स कर देता है। रिवर्स करने का मतलब क्या है कि भाई नॉट का लॉजिक सिंपल है कि सामने वाले ने यहां पे एक कंपैरिजन किया 10 डबल इक्वल टू 10, और उसको पता था भाई ये ट्रू आने वाला है, उसको पता है ये ट्रू आने वाला है, ट्रू आ भी रहा है यहां पे देखो, उसको पता है यहां पे क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, ट्रू आ भी रहा है। बस आपने इसके आगे नॉट लिखा। नॉट क्या करता है, इस आंसर को रिवर्स करके फॉल्स कर देगा। तो नॉट का फाइनली काम है जो भी आंसर आ रहा है उसका रिवर्स दे देना। नॉट क्या करता है, अगर ये ट्रू है तो इसको फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। यही लॉजिक लेके आता है हमारा नॉट। तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको इनमें से किसी में भी डाउट होगा। अब आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलते हैं। देखिए सर, आगे है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में इज होता है और इज नॉट होता है। इज और इज नॉट बिल्कुल लाइक क्या होता है, डबल इक्वल टू होता है, मगर यहां पे एक चेंजेस है, मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे एक एग्जांपल बनाया हुआ है, देखो एक्चुअल में मैंने यहां पे लिखा x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10 लिखा, और मैंने बोला x जो है वो इज y है। बिल्कुल सही लिख रहा हूं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि दोनों का एड्रेस सेम है, दोनों में डेटा क्या पड़ा है, सेम पड़ा है। देखो ये क्या कहता है, ट्रू इफ सेम ऑब्जेक्ट्स। अगर ऑब्जेक्ट सेम होंगे तो ये आपको ट्रू आंसर देगा, और दोनों अगर सेम नहीं होंगे तो आंसर ट्रू नहीं मिलेगा। तो इज क्या कर रहा है, इज वैसे डबल इक्वल टू का ही काम करता है, मगर यहां पे क्या होता है, यहां पे ऑब्जेक्ट को भी कंपेयर कर लेता है, वैल्यू के साथ में ऑब्जेक्ट भी कंपेयर हो जाता है। इसका एक एग्जांपल हम यहां पे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा आइडेंटिटी ऑपरेटर कैसे प्रोसेस कर रहा है। देखिए मैं आपके सामने बताता हूं। देखो एक्चुअल में मैंने यहां पे क्या किया, एक एक्स में लिखा है 10, ठीक है, या एक्स में मैंने चलो एक लिस्ट बनाई 1,2 से, वही एग्जांपल लेते हैं, और इसको मैंने वाई में क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। और मैं बोल रहा हूं भाई एक काम करते हैं, प्रिंट, मैंने बोला एक्स इज वाई, तो ये आपको क्या करेगा, ट्रू आंसर रिटर्न करेगा, क्योंकि दोनों के जो एड्रेसेस हैं वो दोनों सेम है। भाई जब आपने x को y में कॉपी किया तो x के जो भाई एड्रेसेस होंगे, जैसे 10 पे होगा, 1 पोजीशन पे होगा, और जो इसका स्पेस या जहां पे ये एरिया अपना ले रहा होगा, जहां पे भी ये प्रोग्राम में अपने एड्रेस को कवर कर रहा होगा, वो दोनों सेम होंगे। तो यहां पे ये आपको आंसर क्या करेगा, सेम देगा, क्योंकि ये दोनों सेम ऑब्जेक्ट बन गए। इसकी एक खासियत है, मैं बताता हूं, ये हमारे क्या हो गए, सेम ऑब्जेक्ट यहां पे क्या हो गए, कंसीडर हो गए। और यहीं पे अगर मैंने यहां पे z लिया और z में मैंने यहां पे लिखा 1 और 2, और मैं जाके यहां पे क्या कर रहा हूं, प्रिंट कर रहा हूं यहां पे, और x इज z कर रहा हूं, देखना ध्यान से, तो यहां पे आपके सामने आंसर फॉल्स आएगा, क्योंकि इसका एड्रेस अलग बना है। यहां पे आपने x को ही कॉपी करके y को दिया, तो वो दोनों सेम हो गए। मगर z में आपने क्या किया, वापस से बनाया तो लिस्ट ही है, मगर सेम वैल्यू वाली बनाई है, मगर ये सेम कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि जो इसका एड्रेस, जो इसकी मेमोरी होगी वो अलग होगी। इसलिए ये आपको क्या कर रहा है, फॉल्स आंसर दे रहा है। अगर मैं इज नॉट लिख दूं z, तो ये आपको ट्रू आंसर दे देगा। ये आपको क्या करेगा, ट्रू आंसर दे देगा, मगर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। जैसे मैंने मान लीजिए यहां पे x इक्वल टू 10 लिया और y इक्वल टू क्या लिया, 20 लिया, और मैं बोल दूं प्रिंट x इज y, आंसर सही देगा यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर सेम दे देगा। अब आप कहोगे सर ये भी तो दो वेरिएबल है, मगर देखो ये 10 को क्या करता है, एक ही मेमोरी में जाके स्टोर करता है, जहां पे x है वहीं वहीं पे y की भी मेमोरी क्या होगी, यूटिलाइज होने लग गई होगी, और दोनों यहां पे क्या कर रहे होंगे, आपको सेम आंसर दे रहे होंगे। तो यहां पे इसमें कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मगर लिस्ट, टपल, डिक्शनरी को कंपेयर करोगे तो वहां पे आपके आंसर बदल जाएंगे। अब मैं अगर यहां पे लिखूं सर एक बार कि x इज नॉट y, गलत आंसर है, ये आपको फॉल्स आंसर दे देगा।
तो आप इसको ऐसे ही समझिए कि इज जो है वैसे देखा जाए तो इसी का कंपैरिजन कर रहा है, नॉर्मल डबल इक्वल टू का कंपैरिजन कर रहा है, और इज नॉट जो है वो नॉट इक्वल टू का कंपेयर कर रहा है। वो नॉट इक्वल टू का ही कंपेयर आप लोगों के सामने क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है। तो इसमें आप लोगों को डाउट लेने की जरूरत नहीं है, इसको हम यूज करेंगे जैसे कोई डेटा टाइप का कंपैरिजन करना हुआ या हमें कोई लिस्ट को कंपेयर करना हुआ, तो मैं इस लॉजिक्स को यहां पे क्या करूंगा, लगाऊंगा, और आगे ये प्रोसेस आपको समझ में भी आएगा कि कैसे हम करेंगे। अब चलते हैं हम आगे, ये होते हैं हमारे, और एक लास्ट हमारा एक और ऑपरेटर है जो मैं आपके सामने बताऊंगा। उस ऑपरेटर का नाम है एक बार हमारे सामने, वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर में इन और नॉट इन होता है। इन और नॉट इन का मतलब क्या होता है सर, बताइए एक बार। देखो, ये काम आता है आपका स्ट्रिंग के अंदर, ये काम आता है अपना लिस्ट के अंदर, टपल्स के अंदर, इन सब के अंदर काम आता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक h नाम का वेरिएबल बनाया, और h नाम के वेरिएबल में आपने हेलो स्टोर किया। क्या स्टोर किया? हेलो स्टोर किया। अब मैं कहूं कि भाई मैं इसके अंदर e को ढूंढता हूं, e है कि नहीं है। मतलब आप क्या कर रहे हो, इस हेलो के मेंबर में से e को ढूंढ रहे हो। तो आप यहां पे इन कीवर्ड का यूज करके अपने मेंबर को पूरी स्ट्रिंग में से ढूंढ सकते हो, पूरी लिस्ट में से ढूंढ सकते हो। मतलब आप अपनी सब स्ट्रिंग को मेन स्ट्रिंग में से ढूंढ सकते हो, या आप अपनी एक छोटे से नंबर को पूरी लिस्ट में से ढूंढ सकते हो। तो इन आपको क्या करेगा, अगर भाई नंबर मिल जाएगा तो ट्रू आंसर देगा, नहीं मिलेगा तो फॉल्स आंसर देगा। कैसे सर आप बताओ? देखो, इन मोस्टली यूज होता है स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट के केस में। देखो मैं बताता हूं, यहां पे मैंने क्या किया, एक एस में हेलो स्टोर किया। मैंने बोला एक काम करते हैं हम, यहां पे कंपेयर करते हैं प्रिंट, कि क्या जो है ई हमारी स्ट्रिंग है, ध्यान रखना, ई इन एस, क्या एस के अंदर ई हमारी पड़ी है तो आप मुझे इसका आंसर ट्रू दे देना। ये ट्रू दे देगा, ये ट्रू दे दिया। क्यों ट्रू दे दिया? क्योंकि ई जो है इस पूरी स्ट्रिंग में पड़ी है। अब आपने डबल ई कंपेयर किया, डबल ई तो नहीं पड़ा, डबल ई तो नहीं पड़ा, फॉल्स आंसर आ जाएगा। तो स्ट्रिंग के अंदर से भी ये कंपेयर करेगा, और नॉट इन का मतलब है नहीं पड़ा है तो आंसर ट्रू दे देना। डबल ई नॉट इन एस बिल्कुल ट्रू दे देगा, क्योंकि डबल ई नहीं है हेलो के अंदर, ये आपका आंसर क्या करेगा, ट्रू दे देगा। और ऐसे ही सेम अगर हम यहां पे सर ये लॉजिक लगाएं, एक बार बताइए, अगर हम यहां पे ये बोलें कि जो कि हमारा एक लिस्ट है, मैंने यहां पे एक एल नाम की एक लिस्ट बनाई, और लिस्ट में मैंने 10 20 30 40 50 लिया, और मैंने बोला यहां पे कि 90 इन एल, इसका आंसर क्या आएगा? क्या 90 हमारे इस लिस्ट में पड़ा है? नहीं पड़ा है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा सर। ये आपको फॉल्स आंसर दे देगा, ये आपको क्या करेगा, फॉल्स आंसर प्रोसेस कर देगा, यहां पे फॉल्स आंसर आ जाएगा। देखो, तो इन और नॉट इन का यूज करके आप अपने मेंबर को स्ट्रिंग, लिस्ट या टपल में से ढूंढ सकते हो। अगर इन जो होता है वो जब मिल जाता है मेंबर तो ट्रू आंसर देता है, नहीं मिलता तो फॉल्स देता है। नॉट इन का मतलब है कि अगर मेंबर नहीं मिला तो आपको ट्रू आंसर दे देगा। मैंने यहीं पे बोला कि ई जो है वो नॉट इन एल, भाई मैं सही बोल रहा हूं कि 90 अगर नहीं है एल के अंदर तो ट्रू दे दो, नॉट इन एल, मैं सही तो बोल रहा हूं, ट्रू आंसर लेके जाओ आप। 90 जो है वो नहीं है एल के अंदर, तो ये मैं सही बोल रहा हूं, यहां पे आपका आंसर क्या होगा, ट्रू आ जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जो मैंने आप लोगों के सामने क्या किए, कंसीडर किए। देखिए सिंपल है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, और जो भी अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराना है, कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये आप यूज कर सकते हैं। फिर लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट कैसे प्रोसेस करता है, असाइनमेंट में इक्वल टू का सिंबल लेके आप कोई भी वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, ये आपको पता चल गया। फिर उसमें मैथमेटिकली ऑपरेशन करके सेम वेरिएबल में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, ये भी आपको बता दिया गया। फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, कंपेयर करता है, मतलब दो लिस्ट की वैल्यू को कंपेयर कर सकता है। वहां पे आपको प्रॉपर लेवल पे ध्यान रखना है, वो आगे आपको एग्जांपल जरूर बता दिया जाएगा। फिर अगर हम बात करें मेंबरशिप ऑपरेटर में इन होता है और नॉट इन होता है, जो हमारे भाई मेंबर को ढूंढने का काम करता है स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट के अंदर। अगर मेंबर मिल गया इनके अंदर तो ट्रू है, नहीं मिला तो फॉल्स है, और नॉट इन में नहीं मिला तो ट्रू है, और मिल गया तो फॉल्स है। ये लॉजिक लेके आते हैं हमारे ऑपरेटर्स। चले गाइस, देखिए अब हम कंडीशनल स्टेटमेंट को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कि आप कोई भी चीज प्रिंट कराना चाहते हैं और वो कंडीशन के बाद आपके सामने दिखनी चाहिए। जैसे आपको कोई नंबर चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, तो नंबर आपको कंडीशन के बाद पता चलेगा कि इवन है या ऑड है। अब मैं आपके सामने एक रिक्वायरमेंट डालूं कि आप कोई नंबर चेक करो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो भाई आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर मेरा नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है, और 0 से छोटा है तो नेगेटिव है। तो आप अपने स्टेटमेंट या आप अपने लॉजिक्स को किसी कंडीशन के बाद दिखाना चाहते हैं, तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट रियल लाइफ में बहुत जगह यूज होती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि हम कभी कभी क्या करते हैं, कोई ऑर्डर करते हैं या कोई भी चीज परचेज करते हैं,
तो वहां पे लिखा होता है कि आप 500 रुपए का ऑर्डर करेंगे तो आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा, नहीं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। वो भी एक कंडीशन है ना कि सामने वाला बंदा भाई 500 का मिनिमम ऑर्डर करेगा तो कैश ऑन डिलीवरी कर सकता है। तो आपके रियल लाइफ में बहुत जगह क्या होती है, कंडीशंस लगी होती है। ऐसी प्रोग्रामिंग में भी कंडीशनल स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं जब भी कोई चीज किसी कंडीशन के बाद दिखानी है। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट होता है, इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, इफ एलिफ स्टेटमेंट होता है और मैच केस होता है। इन चारों चीजों से हम कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम एक एक करके क्या करते हैं समझते हैं। देखिए सबसे पहले इफ स्टेटमेंट। भाई कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज तभी करना है जब आपको कोई चीज कंडीशन के बाद परफॉर्म करनी है, तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे। इफ स्टेटमेंट सबसे पहले है, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाएंगे तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट मिलेगा। ये पाइथन में थोड़ा और सिंपल है। देखिए यहां पे क्या है, एक वेरिएबल बनाया गया है एज नाम से, मैं आपको समझा देता हूं। और यहां पे लिखा है 18, ठीक है। और यहां पे इफ लिखा गया, इफ एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 18, बोले यहां पे ये बताया गया कि अगर आपके एज की वैल्यू बड़ी है 18 से या उसके बराबर है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, मतलब आप वोट देने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो आप मुझे बताइए कि अगर यूजर कोई एज लेके आता है और हमें उसको रोकना है कि भाई आप वोट दे सकते हो या नहीं दे सकते हो, तो हमें कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आपके रियल लाइफ में बहुत जगह प्रोसेस करती है। वोट देने जाते हैं तो कंडीशन है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं तो कंडीशन है, भाई नेट होगा तो मैं अपने मोबाइल में क्या कर सकता हूं, एड टू कार्ट या चेकआउट कर सकता हूं, कंडीशन है। सिंपल है, कंडीशनल स्टेटमेंट हर जगह क्या करती है, प्रोसेस करती है। तो यहां पे हम सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर इफ एल्स को समझेंगे, फिर इफ एलिफ स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर मैच केस को समझते हैं। देखो इफ स्टेटमेंट का यूज क्या होता है, देखो इफ स्टेटमेंट हमेशा आपको ट्रू होने पे ही आंसर देती है, फॉल्स होने का कोई आंसर नहीं होता। जैसे मैंने बोला कि आप एक चेक करो कि मैं वोट दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। मैंने बोला वोट दे सकता हूं तो मुझे बता देना, नहीं दे सकता हूं तो मुझे कोई आंसर मत देना। तो इफ हमेशा ट्रू के केस में आंसर देने का काम करता है। मान लीजिए आपकी एज 18 से कम हुई तो कोई आंसर नहीं आएगा, मगर 18 से ऊपर हुई तो आपका आंसर आ जाएगा कि यस आप वोट दे सकते हैं। तो यहां पे आपको यह समझना है, दो तीन चीजों का पॉइंट में समझना है कि आप यहां पे इफ के अंदर क्या करते हैं। इफ के अंदर कोई भी आप यहां पे कंपैरिजन डालते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन डालते हैं, वो एक्सप्रेशन अगर ट्रू हो गया, वो जो हमारा एक्सप्रेशन है, यहां पे सिंपल वे में कह देता हूं, यहां पे मैं कोई भी कंपैरिजन डालूंगा, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करूंगा, कोई भी चीज कंपेयर करूंगा। अगर ये मेरे सामने, यहां पे मैंने जो भी कंपेयर किया, अगर ये मेरे सामने ट्रू हो गया, तो यहां पे फिर आपको लगाना पड़ेगा कॉलन। भाई कॉलन से ये यहां पे स्टार्ट होता है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रैकेट होता है, यहां पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होता है। कॉलन लगाते ही हमारा इफ क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। और इफ की बॉडी कहां तक है, ये आपको ध्यान रखना है कि इफ के अंदर आपको स्पेस देके कोई ना कोई चीज प्रिंट करनी है। बोला आप यहां पे प्रिंट करेंगे मगर इफ के सामने नहीं करेंगे, इफ के अंदर थोड़ा स्पेस देना है, फिर आपको प्रिंट करना है, उसको बोलते हैं हम इंडेंटेशन। इफ को कैसे पता चलेगा कि भाई मेरा आंसर क्या है, इफ के अंदर अगर आप लोगों ने स्पेस के साथ में लिखा, इंडेंटेशन देके लिखा, यहां पे प्रिंट लिखा यस, जैसे मैंने यहां पे प्रिंट लिखा है यश, तो ये जो यस है ये कब प्रिंट होगा, जब ये कंडीशन यहां पे ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यस प्रिंट हो जाएगा। और अगर आपने इफ के सामने बिल्कुल चिपका के लिखा तो ये आपको एरर देगा। यहां पे कर्ली ब्रैकेट नहीं होता, और कर्ली ब्रैकेट नहीं होता तो इफ की बॉडी नहीं पता चलती। तो एक बार हम इसको प्रैक्टिकली क्या करते हैं, समझते हैं कि इसको हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। देखिए मैं यहां पे जाता हूं, मैं यहां पे आप लोगों के सामने क्या करता हूं, जाता हूं और मैं यहां पे एक फाइल बना लेता हूं। पहले इफ example.py करके मैंने फाइल बनाई, ठीक है। चलिए अब देखिए सिंपल है, मैंने एक वेरिएबल लिया एज नाम से, और एज नाम के वेरिएबल में मैंने बोला कि यूजर से इनपुट लेना है। अब यूजर से इनपुट लेने के लिए आप लोगों ने यूज किया इनपुट एंटर द एज, एंटर द एज। ये एज कौन देगा, यूजर देगा। मगर एक और चीज है यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे हम टाइप कास्टिंग को समझेंगे। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई इनपुट से हम नंबर लेते हैं, या जब भी हम कोई इनपुट से वैल्यू लेते हैं, इनपुट की वैल्यू हमेशा आपको स्ट्रिंग में वैल्यू देती है। मतलब स्ट्रिंग में वैल्यू देने का मतलब क्या है सर, स्ट्रिंग का मतलब है कि इनपुट आपको हमेशा स्ट्रिंग देता है। अगर आपने 10 भी लिखा, वो भी 10 क्या होगा, स्ट्रिंग का 10 होगा, वो नंबर का 10 नहीं होगा। अगर हमें चेक करना है सर, कैसे चेक करेंगे, प्रिंट एज करते हैं, ठीक है। एज तो हमारे वेरिएबल का नाम है, और कॉमा करके हम इसका टाइप चेक करते हैं।
टाइप में एज का टाइप चेक करते हैं कि एज का टाइप क्या है। मैं यहां से इसको क्या कर रहा हूं, रन कर रहा हूं। रन करते ही आपके सामने क्या होगा, पूछने लग जाएगा। यहां पे जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। देखो मैंने एज दिया 10। अब देखो जो 10 आया है वो 10 किसका है, स्ट्रिंग का 10 आया है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई इनपुट से वैल्यू ली जाती है वो स्ट्रिंग में हमेशा देती है वैल्यू। अब आपको इसका टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। एक होता है टाइप कन्वर्जन और एक होता है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए 3 फंक्शंस होते हैं, मतलब हमें इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। यहां पे आप यूज कर सकते हैं इंट, मगर इंट की खासियत क्या है कि इंट केवल इंटीजर नंबर को कन्वर्ट करेगा। मान लीजिए आपने यहां पे क्या किया, मैं इसको इंट को यहां पे बंद कर देता हूं। अब आपने इंट लगा दिया। इंट हमारा क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है जो आपके इनपुट के अंदर जो भी लिखा होगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। जो भी का मतलब ये नहीं हुआ कि हेलो लिखना है। 10 आपने लिखा, वो 10 नंबर का 10 बना देगा, 20 नंबर का 20 बना देगा। अब हम जाके यहां पे क्या करते हैं, एक बार देखते हैं और इसको रन करते हैं। जैसे ही मैंने यहां पे लिखा 20, तो अब आपके सामने ये इंट आया। मगर पॉइंट क्या है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है यहां पे कि अगर मैंने यहां पे जाके इसके अंदर 22.5 लिखा फिर भी ये इंट बना देगा। देखिए अगर मैं यहां पे इसको देखो वापस से इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूं। अगर मैंने यहां पे 20.5 लिखा तो आपके सामने एक एरर क्या होगी, जनरेट हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि अब आप यहां पे इंट के कह के फ्लोट वैल्यू दे रहे हो आप। तो यहां पे हमें यूज करना पड़ेगा फ्लोट। फ्लोट का मतलब है कि आप कोई फ्लोट नंबर देने वाले हो। भाई फ्लोट में मतलब पॉइंट के साथ में कोई वैल्यू देने वाले हो। फ्लोट का मतलब ये है। अब मैं अगर इसको यहां पे जाके रन करता हूं, मैंने इसको रन किया, रन करने में 20.5 लिखा तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा और ये फ्लोट होगा। ठीक है सर, मगर भाई यूजर तो कुछ भी दे सकता है। अगर इंट देगा तो इंट समझ समझ के यूज करना है, फ्लोट देगा तो फ्लोट समझ के यूज करना है। अब तो यहां पे प्रॉब्लम फंस गई। मैं फ्लोट लगाऊंगा तो फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट होगा, इंट लगाऊंगा तो इंट में कन्वर्ट होगा। इन दोनों का सॉल्यूशन करता है इवेल। इवेल क्या करता है, अगर आपने नॉर्मली नंबर दिया तो वो नंबर में कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर आपने 10 दिया तो इंटीजर बना देगा, अगर आपने 10.5 दिया तो वो फ्लोट का 10.5 बना देगा। जाके चेक कर लेते हैं एक बार, चलिए। मैं यहाँ पे 10 देता हूं, देखिए मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ जाके क्या करता हूं, 10 देता हूं। यहाँ पे आपके सामने 10 किसका आया, नंबर का 10 आया है। अब आप इसको दोबारा रन करिए, रन करके आप 20.5 दीजिए। यहाँ पे आपके सामने क्या है, फ्लोट आया। तो अगर आपको ये नहीं पता है कि यूजर भैया नंबर डालेगा, इंटीजर डालेगा, फ्लोट डालेगा, क्या डालेगा, तो ईवल में कन्वर्ट करिए। ईवल की खासियत और भी है, वो आगे बताऊंगा। ईवल अभी भैया इंटीजर को भी कन्वर्ट कर रहा है, फ्लोट को भी कन्वर्ट कर रहा है और आपके सामने एकदम सटीक काम कर रहा है। तो यहां पे हमने इसको कन्वर्ट किया। अब कन्वर्ट करने के बाद हम यहां पे लगाएंगे इफ कंडीशन। इफ मुझे यहां पे ये डायरेक्ट आंसर थोड़ी दिखाना है कि यहां पे प्रिंट कर दो सर एज जो आ रही है। तो एज से मुझे तो नहीं पता चलेगा मैं वोट दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं। ये प्रिंट करने से मुझे नहीं पता चलेगा कि मैंने यहां पे 20 लिखा, ये 20 मेरे सामने प्रिंट हुआ। मुझे ये बताओ जो मैं लिख रहा हूं वो वोट देने के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो यहां पे हम लगाएंगे इफ। इफ एक रिजर्व कीवर्ड है, इसके बाद आप अपना वेरिएबल, और यहां पे आपको देना है कोई भी कंपैरिजन। वो अगर कंपैरिजन ट्रू होता है तो आपका आंसर आएगा, नहीं होता है तो आपको यहां पे क्या होगा, कोई आंसर नहीं मिलेगा। एज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हमारी क्या है, 18 है। मैंने यहां पे लिखा है एज जो यूजर देने वाला है, अगर इसकी एज ग्रेटर देन मतलब इससे बड़ी है या इसके इक्वल है तो कॉलन लगाते, कॉलन। यहां पे कॉलन से कहानी लिखी जाती है, कर्ली ब्रैकेट नहीं आता। अब आप ये ध्यान रखना, इफ के आगे बिल्कुल जाके आप यहां पे नहीं लिखोगे कुछ। अगर आपने यहां पे लिखा तो ये आपको एरर देगा। मैंने यहां पे लिख दिया सर प्रिंट यस। भाई ये एरर देगा, क्यों एरर देगा, क्योंकि इफ को नहीं पता कि मेरी बॉडी क्या है। वो अपने बॉडी के कंटेंट या अपनी डेफिनेशन को पहचानता है इंडेंटेशन से। आपको यहां पे या तो एक टैब का स्पेस दे दो या आप एक स्पेस दे दो, बट जो भी आप करोगे फिर वो सब सिमिलर करोगे। अगर आपने एक स्पेस दिया और इसके अंदर एक और लाइन प्रिंट करनी है इफ कंडीशन के अंदर, तो फिर आपको यहां पे एक ही स्पेस देना है। यहां ऐसा नहीं होगा कि यहां पे आपने टैब दे दिया, नहीं। ये ध्यान रखना है यहां पे कि आप अगर एक टैब दे रहे हो तो यहां पे एक टैब का स्पेस दो, और दूसरी लाइन भी अगर प्रिंट करोगे तो यहां पे प्रिंट में मैंने जैसे दूसरी लाइन में लिखा एज को प्रिंट कर दिया। अब पॉइंट मेरा यह है, प्रिंट यस और प्रिंट में एज, ये दोनों चीज कब प्रिंट होगी, जब आप इसको ट्रू कराओगे। अगर ये कंपैरिजन ट्रू हुआ तो आपका आंसर आएगा, अगर ये कंपैरिजन फॉल्स हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इफ हमें आंसर तभी देता है जब उसके कंपैरिजन में आप ट्रू दे देते हो। अगर ट्रू नहीं होता है तो वो आपको कोई आंसर नहीं देगा। आप जाके प्रिंट कर लीजिए। यहां पे क्लियर स्क्रीन करते हैं और यहां पे जाके रन करते हैं। यहां देते हैं हम 10, कोई आंसर नहीं आया सर।
क्योंकि आप इफ के अंदर पहुंचे ही नहीं, आपने इस कंडीशन को फॉल्स किया क्योंकि आपने 10 डाला, 10 इस कंडीशन में फॉल्स है। मैं क्लियर स्क्रीन करके वापस से इसको रन करता हूं और मैं यहां पे 20 डालता हूं। 20 में यस भी आ गया क्योंकि यस आया और यहां पे एज। और अगर आप लोगों ने यहां पे कुछ प्रिंट किया यहां पे और यहां पे आपने वेलकम लिखा, तो ये इफ का पार्ट नहीं है, ये आपको हमेशा प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। इफ अगर आंसर देता है तो भी ठीक है, नहीं देता है तो भी ठीक है, वेलकम आपको दिखेगा क्योंकि वेलकम इफ की बॉडी का पार्ट नहीं है। इफ की बॉडी का पार्ट वही है जो स्पेस के साथ में या टैब के साथ में आ रहे हैं। तो यहां पे आपको एक चीज का बहुत क्लियर ध्यान रखना है। सामने वाला बंदा यहां पे क्या करता है, सोचता है कि भाई मुझे प्रिंट वेलकम भी क्या करना है, इसकी बॉडी में डालना है और यहां लिख दोगे तो वेलकम का भैया इसकी बॉडी से कोई लेना देना नहीं। आप 10 लिखोगे तो भी आपको वेलकम मिलेगा। तो इसी चीज को बोलते हैं इंडेंटेशन, या एक टैब का स्पेस या एक स्पेस आपको लॉजिक्स क्या करने बराबर रखने हैं। अब एक और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया ये जो एज है, ये एज जो है, चलो प्रिंट आपने यस किया, प्रिंट आपने एज किया, ये दोनों एक लाइन में कर सकते हो, कर सकते हो। मगर एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे कि यहां पे जो यस है और यहां पे जो एज है, ये दो अलग अलग लाइन में आ रहा है। दो अलग अलग लाइन में आ रहा है। मैंने 20 डाला, यस और 20 दो अलग अलग लाइन में आ रहा है, इसको एक लाइन में करना है। तो पहला तो तरीका यही है कि आप एक ही प्रिंट में लिख दो। दूसरा तरीका यह है कि प्रिंट के साथ में आप कॉमा करके एंड कीवर्ड का यूज कर सकते हो। एंड लाइन को ब्रेक करना है या नहीं करना ये बताता है। अब जैसे एंड में आपने केवल यहां पे ब्लैंक छोड़ा, तो आप ये चाहते हो ये जो है ये इसके आगे आके क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। बोले ये जब आंसर में आएगा तो आंसर में एज इसके लास्ट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर आपने एंड में ब्लैंक छोड़ा, अगर एंड में आपने स्पेस छोड़ा तो आपका आंसर इतने स्पेस के साथ में आएगा। तो एंड बताता है लाइन को कंप्लीट करना है या नहीं करना। लाइन को कंप्लीट नहीं करना तो एंड के अंदर इक्वल टू में जो भी अगर सिंगल कोटेशन ब्लैंक छोड़ना है या कुछ भी लिखना है आप पास कर सकते हो। अब आपका आंसर एक लाइन में प्रोसेस करेगा। मैं यहां पे 20 लिखता हूं और बता देता हूं यस 20। अब भाई मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हो, यस यू कैन वोट, या जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। तो इफ स्टेटमेंट कब काम करती है, जब आप उसको ट्रू देते हैं तो वो आपको आंसर दे देता है। फॉल्स के केस में कोई आंसर नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आगे की साइड क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई चैलेंज होगा और कोई डाउट होगा। आपको पता चल गया होगा कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ के बाद आता है इफ एल्स। देखिए इफ एल्स का यूज हम तब करते हैं जब आपको ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक आंसर चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के लिए इवन नंबर ले लेते हैं। भाई इवन नंबर नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। मतलब आपको दोनों में से एक आंसर चाहिए। इफ हमेशा ट्रू आंसर देता है और एल्स आपके फॉल्स के केस का आंसर देगा। और एल्स आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, आपको एल्स के लिए इफ लगाना जरूरी है। इफ चला तो फिर एल्स नहीं चलेगा, इफ नहीं चला तो आप डायरेक्ट एल्स में जाओगे। तो इफ एल्स का मतलब है कि भैया ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक आंसर आपको जरूर प्रोसेस करना है, तो आप इफ एल्स का यूज करेंगे। बोले यहां पे अगर ऐसे देखा जाए कि अगर एक डायग्राम बनाया जाए तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि कोई कंडीशन होगी। भाई कोई भी कंपेयर आप यहां पे करेंगे, कोई भी चीज आप यहां पे क्या करने वाले, कंपेयर करने वाले। अगर वो कंपेयर में मतलब कंपेयर करे और वो ट्रू है, तो ट्रू है तो फिर आप ये समझ जाना इफ की बॉडी आपके सामने प्रिंट हो जाएगी। इफ के बॉडी का आंसर आपके सामने क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। जो भी इफ की बॉडी होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर ये कंपैरिजन फॉल्स है तो फॉल्स होने के बाद डायरेक्ट आप एल्स पे जाओगे और एल्स के अंदर की बॉडी आपके सामने क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। तो इफ एल्स का यूज हम तब करते हैं जब दोनों में से मुझे एक आंसर चाहिए होगा। जैसे मैं बोलूं कि अगर वोट नहीं दे सकते हो तो नो दिखा दो आप, तो फिर आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो। तो यहां पे सिंपल एक एग्जांपल लिया हुआ है। मैं भी इसी एग्जांपल को क्या करता हूं, प्रोसेस करता हूं कि इवन ऑड को कैसे चेक करेंगे इफ एल्स के थ्रू। देखो यहां जाते हैं और यहां जाके एक और फाइल यहां पे हम बनाते हैं। उस फाइल का नाम हम देते हैं इफ एल्स .py। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कोई डाउट होगा। डाउट उस केस में हो सकता है जब आप सिंटेक्स गलत लिखेंगे तो प्रॉब्लम करेगा, ऐसे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं करेगा। अब जाते हैं, मैंने यहां पे क्या किया, एक नम नाम से वेरिएबल लिया, नम। अब आपको पता है कोई नंबर आने वाला है तो आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, इवल के थ्रू ले लो फिर, और यहां पे इनपुट ले लो। इवल क्या कर रहा है, आपके टाइप कास्टिंग का काम कर रहा है कि भैया कोई भी लिखोगे वो स्ट्रिंग अगर नंबर की होगी तो वो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। और मैंने यहां पे लिखा है एंटर द नंबर। मैंने क्या लिखा है, एंटर द नंबर। ठीक है, जो हमें चेक करना है वो यहां पे आ जाएगा। अब देखो इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जिसके रिमाइंडर में जीरो बचता है। मतलब जिसको आप 2 से क्या कर रहे हो, 2 से उसका मॉडुलस निकाल रहे हो और अगर उसका रिमाइंडर जीरो बचता है वो इवन नंबर होता है। जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ये सब अगर आप इसको 2 से इसका मॉडुलस निकालोगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो।
तो इवन नंबर वो होते हैं जिसके रिमाइंडर में क्या बचता है, 0। तो पहले तो ये जो नंबर है इसका रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने एक आरईएम करके वेरिएबल लिया। रिमाइंडर निकालने के लिए मैंने बोला भाई नम के अंदर जो भी पड़ा है उसको मैं मॉडुलस करूंगा 2 से। तो पहले मैं चेक करूंगा कि ये जो आरईएम मैंने लिया है इसके अंदर क्या आंसर आ रहा है। मैं प्रिंट करता हूं आरईएम, फिर मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा क्या होने वाला है। देखो यहां पे जाता हूं और यहां पे जाकर हम प्रिंट करते हैं। एक बार एक काम कर रहा हूं, क्लियर स्क्रीन कर देता हूं। ये लो रन करते हैं। चलिए यहां पे मैंने लिखा है 25, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा है, 1। रिमाइंडर क्यों बचा है, 25 मॉडुलस 2 करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही बचेगा। मतलब 24 तक डिविजिबल है, रिमाइंडर इसका क्या बचेगा, 1 बचेगा। बिल्कुल 1 बचेगा सर। अगर आप यहां पे 10 करेंगे तो क्या होगा, अगर आपने यहां पे 10 किया तो रिमाइंडर 0। भाई जब इसकी वैल्यू ये जो रिमाइंडर है 0 है तो आप समझ जाना कि वो इवन नंबर है। तो यहां पे इफ कंडीशन को प्रोसेस किया जाए। इफ आरईएम अगर डबल इक्वल टू 0, मतलब आरईएम की वैल्यू अगर डबल इक्वल टू 0 आ गई है तो कॉलन करके हम यहां पे प्रिंट कर देंगे कि आपका जो नंबर है वो इवन नंबर है। मैं साथ में नम को तो प्रिंट कर रहा हूं और कॉमा करके यहां पे बता रहा हूं कि आपका नंबर क्या है, इवन नंबर प्रोसेस कर रहा है। ठीक है सर, आपका नंबर यहां पे क्या प्रोसेस कर रहा है, इवन नंबर प्रोसेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इवन नंबर नहीं है तो क्या है होगा, तो आप यहां पे यूज करोगे एल्स का। तो एल्स यहां पे ये बताएगा कि अगर इवन नंबर नहीं है तो फिर आपका नंबर यहां पे ऑड नंबर क्या कर रहा होगा, प्रोसेस कर रहा होगा। फिर आपका नंबर यहां पे ऑड नंबर क्या कर रहा होगा, प्रोसेस कर रहा होगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इफ अगर नहीं चला तो डायरेक्ट एल्स चलेगा, ये ध्यान रखना। फिर एल्स आपके सामने नहीं रुकेगा। इफ की बॉडी कौन सी है ये, एल्स की बॉडी कौन सी है ये। अब आप यहां पे जाके कुछ भी डाल के देखें, आपको पता चल जाएगा कि यहां पे क्या आंसर आ रहा है। मैंने यहां पे डाला सर 36, मैंने यहां पे 36 डाला। 36 एक इवन नंबर है क्योंकि 36 मॉडुलस 2 रिमाइंडर 0, तो ये कंडीशन चली होगी। और जब ये कंडीशन चली होगी तो ये आंसर आया होगा। एक काम करते हैं, हम क्लियर स्क्रीन करके यहां पे जाते हैं और जाके वापस से रन करते हैं। और वापस से रन करके मैंने 21 डाला। अब 21 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो इफ एल्स का केस क्या बताता है कि भाई आपने कोई कंपैरिजन दिया, अगर ट्रू है तो इफ चलेगा, अगर ट्रू नहीं है तो एल्स में जाना है। एल्स में तब जाना है जब आपका इफ नहीं चला, ये ध्यान रखना। तो ये जो इफ एल्स है इस टाइप का भी हम लॉजिक लगाते हैं। जैसे एक रियल एग्जांपल दिखाऊं तो आप वेबसाइट पे जाके यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं। यूजर नेम पासवर्ड अगर मैच किया तो लॉगिन कर जाओगे, नहीं मैच किया तो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड आपके सामने एरर मैसेज आएगा। तो कोई एक चीज तो दिखाऊंगा ना, यूजर नेम पासवर्ड मैच किया तो आप लॉगिन कर गए, नहीं मैच किया तो आप एरर लेके जाओगे। कोई एक चीज आपको जरूर दिखनी चाहिए, तब आप इफ एल्स का यूज करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी आपको कोई डाउट होगा। अब चलते हैं हम आगे वाले प्रोसेस पे। आगे वाला प्रोसेस हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, हमारा इफ एलिफ स्टेटमेंट। इसको लैडर भी बोलते हैं। इफ एलिफ स्टेटमेंट कब यूज करते हैं पहले आप समझो। देखो इसका यूज कब करना है, इसका यूज तब करना है जब आपके पास 2 से ज्यादा कंपैरिजन हो। 2 से ज्यादा कंपेयर, देखो एक होगा तो इफ में काम चल जाएगा, 2 होंगे तो इफ एल्स हैंडल कर लेगा। अब 2 से ज्यादा मल्टीपल अगर कंपैरिजन हो रहे हैं तो आप इफ एलिफ स्टेटमेंट का यूज करिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास 4 कोई कंडीशन लगानी है, अब ये कंडीशन हो कौन से सकती है। आप यार मार्कशीट ही ले लो ना, मार्कशीट में मुझे क्या करना है, किसी बंदे को चेक करना है कि वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फेल है। कितनी चीजें चेक करनी है, 4 चीजें। ग्रेड में भी ले लो, ग्रेड में भी हमें चेक करना है कि अगर 90 से ऊपर है तो ग्रेड ए होगा, 75 से ऊपर है तो ग्रेड बी होगा, 60 से ऊपर है तो ग्रेड सी होगा, और उसके नीचे होगा तो फेल होगा। तो अब आप मल्टीपल चीजों में से आप क्या करना चाहते हैं, मल्टीपल चीजों में से कोई एक आंसर लेना चाहते हैं। मगर यहां पे इंटरव्यूअर आपको फंसा सकता है। फंसा क्यों सकता है, क्योंकि वो कह सकता है कि ये अगर काम करना है तो 4 इफ लगा के भी तो कर सकते हैं। पहला इफ फर्स्ट डिवीजन को हैंडल करेगा, दूसरा इफ सेकंड डिवीजन को हैंडल करेगा, तीसरा थर्ड को हैंडल करेगा, चौथा फेल को हैंडल करेगा। अगर मेरा काम 4 इफ से चल सकता है तो मैं इफ एलिफ स्टेटमेंट को क्यों यूज करूंगा। ये क्वेश्चन जरूर आप लोगों के सामने क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है। तो यहां पे एक चीज का ध्यान रखना। देखो एक्चुअल में पॉइंट क्या है, इसको बहुत एक सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखो एक सिंपल तरीका है। एक बंदे को मैंने बोला कि भाई, एक बंदा है, उसको मैंने बोला आपको मार्केट जाना है, मार्केट से जाके फ्रूट लेके आना है, मैंगो लेके आने। तो मैंने इस बंदे को बोला कि आप जाना, टोटल 4, वो जाओगे आगे 4 शॉप्स मिलेंगी, वहां से ले आना। अब बंदा यहां से गया, बंदे को क्या हुआ, पहली शॉप मिली यहां पे उसको दूसरी शॉप मिली, यहां पे तीसरी शॉप और यहां पे चौथी शॉप। अब पॉइंट ये है कि बंदा चारों पे तो एक साथ में जाएगा नहीं, उसको पहली शॉप मिली। अब पहली शॉप पे उसको वो फ्रूट मिल गया, और फ्रूट मिलने के बाद उसको पता चल गया कि मेरा काम यहां पे हो गया है। मगर आपने 4 इफ लगाई है, अगर आप लोगों ने 4 इफ लगा रखी है तो वो बंदा दूसरे में भी जाके अपने आप को चेक कराएगा।
क्योंकि भाई इन चारों का आपस में कोई रिलेशन तो है नहीं। पहला इफ क्या कर रहा है भाई, पहले लॉजिक्स को हैंडल कर रहा है। यहां पे अगर मुझे आम मिल गया, मैंगो मिल गया, तो मैं आगे की साइड क्यों जाऊंगा चेक करने? मगर आपने चार इफ लगा रखा है, तो चार इफ का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। होता क्या है कि वहां पे मिलने के बाद भी आप यहां जाओगे चेक करने, यहां से फिर यहां जाओगे चेक करने, यहां से यहां जाओगे, तो आपके प्रोग्राम का जो ट्रेवल टाइम है वो बढ़ जाएगा। भाई सामने वाले को पता था कि मैं फर्स्ट हो गया हूं, तो मैं भाई आगे क्यों जाऊंगा चेक करने, मैं सेकंड, थर्ड और फेल को क्यों जाऊंगा चेक करने? वो चीजों को रोक देता है आपका एलिफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ स्टेटमेंट। इफ एलिफ स्टेटमेंट में आपकी स्टेटमेंट कनेक्टेड होती है। अगर आपका इफ चला तो बाकी सारी चीजें नहीं चलेंगी, इफ नहीं चला तो इफ के बाद इफ का एलिफ चलेगा। अब एलिफ नहीं चला तो नीचे की सारी चीजें नहीं चलेंगी। तो पॉइंट क्या है कि यहां पे आपकी कंडीशंस क्या है, कनेक्टेड है। फर्स्ट हो गया तो सेकंड नहीं होना होगा, सेकंड थर्ड फेल नहीं होगा। फर्स्ट नहीं हुआ तो सेकंड को चेक करो, सेकंड हो गया तो थर्ड और फेल नहीं होगा, सेकंड नहीं हुआ तो थर्ड को चेक करो। तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि चार इफ लगा के मैं ये काम कर सकता हूं। इन्हीं चार इफ को अगर आप एलिफ से यूज करेंगे तो आपके प्रोग्राम का टाइम बच जाएगा और आपका कोड भी क्या होगा, एक तरह से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो यहां पे आपको समझना है कि सामने वाला बंदा कोई चीज ऐसा ना कर रहा हो कि भाई आगे चल के सर्वर या कहीं पे आपका टाइम ज्यादा खर्च हो। उसको भी हमें यहाँ पे क्या करना है, समझना है। अब हम इसको क्या करते हैं, समझते हैं और एक बार प्रिंट करते देखिए। मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये तब यूज करना है जब आपके पास मल्टीपल में से एक आंसर चाहिए। तो मैं यहाँ पे इफ बना रहा हूं, इफ एलिफ डॉट पी वाई, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क्स नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूं, मार्क्स, ठीक है। वो भी कौन देगा, यूजर ही देगा। इनपुट के अंदर एंटर द मार्क्स, ठीक है, ये यूजर देगा, ठीक है। अब ये मार्क्स मुझे नंबर में चाहिए, तो मैं सर इसको इवल में कन्वर्ट कर लूं, बिल्कुल इवल में कन्वर्ट कर लो, देरी मत करो। इवल क्या करता है भैया, इसको खुद ही टाइप कन्वर्ट कर देगा और कन्वर्ट करके क्या करेगा, आपको नंबर दे देगा। अब आपको सबसे पहले तो इफ लगाना पड़ेगा, मतलब पहला तो इफ ही होगा, डायरेक्ट इफ एलिफ नहीं चलता, पहला तो इफ ही होगा। इफ मार्क्स की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं ग्रेड को ही बनाता हूं, 90 है, कितना लिखा है अगर हमारे लॉजिक्स के हिसाब से 90 से ऊपर है, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हमारी 90 है, मैं मान लेता हूं कि अगर मार्क्स की वैल्यू 90 से ऊपर है तो आप प्रिंट करना चाहते हो कि आपका जो ग्रेड है वो ग्रेड ए है, आप ये प्रिंट करना चाहते हो। और साथ में आप मार्क्स भी प्रिंट करना चाहते हो, बिल्कुल करना चाहता हूं, कॉमा करके आप मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये तो पहला केस है, ये तो पहला केस हो गया कि अगर मार्क्स की वैल्यू 90 से ऊपर या 90 के बराबर है तो आप इसको यूज करोगे, ठीक है सर। फिर इसके बाद यहां जाते हैं, यहां जाके अब अगर ये नहीं चलेगा, पहले ये समझ जाना, ये चल गया तो यहीं रुक जाना है। बोला आप ये समझो कि अगर मैं यहां पे गया और मैंने यहां पे जाके 95 डाला तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ग्रेड ए, ठीक है। 95 डाला तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, ग्रेड ए। एक बार दिखाइए सर, 95 डालूंगा या 96 डालूंगा, ग्रेड ए आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि भाई पॉइंट ये है कि ये चल गया। अगर ये नहीं चला तो फिर आपको एल इफ में जाना है। एल इफ क्या होता है, एल्सिफ का ही शॉर्ट फॉर्म है भाई। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्सिफ होता है, यहां पे एलिफ होता है। एलिफ में तब जाना है जब ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा तो फिर आप किसको चेक करोगे, भाई ये चल गया तो मतलब आप ग्रेड ए में आ गए। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, देखो दूसरी इक्वेशन है कि अगर आप 75 से ऊपर हो, 75 से ऊपर हो, 90 से कम हो। भाई अगर 90 से ऊपर रहोगे या 90 के बराबर रहोगे तो यही चलेगा। 90 से कम रहोगे, 90 से क्या होगे, कम हो रहोगे, तो ये एलिफ में आएगा और चेक करेगा मार्क्स की वैल्यू। अगर हमारे मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है, भाई 90 वाले 90 या 90 से ऊपर तो ग्रेड ए है। अब उससे नीचे ये चेक कर रहा हूं क्या आपकी वैल्यू जो है वो 75 के बराबर या उससे ऊपर है क्या। अब आप कहोगे सर मैंने 96 डाला, 96 तो 75 से ऊपर है। भाई 96 को तो यही रोक देगा ना, ये रोक देगा क्योंकि ग्रेड ए है। 96 तक आप यहीं रुक जाओगे, 90 तक आप यहीं रुक जाओगे। जब आप 90 से कम नंबर डालोगे तब आप नीचे की साइड क्या करोगे, प्रोसेस करोगे। और यहां पे मैं प्रिंट करूंगा कि अब आपका यहां पे ग्रेड क्या होने वाला है, बी होने वाला है सर। यहां पे ग्रेड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब 60 से ऊपर होगा तो सी हो जाएगा। अगर 60 से ऊपर होगा तो वापिस से क्या होगा, देखो अगर ये चला तो यहीं रुकना है, बाकी कुछ नहीं चेक करना। ये नहीं चला तो 75 वाले को चेक करना है। अब 75 वाला नहीं चला तो फिर आपको क्या करना है भाई, आपको फिर ग्रेड सी वाले को चेक करना है। मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हमारी क्या है, 60 है। अगर 60 है तो सामने वाला बंदा यहां पे प्रिंट करेगा ग्रेड सी। क्या प्रिंट करेगा यहां पे, ग्रेड सी। ये सी इसके सामने क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा।
तो पॉइंट देखो, यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, ग्रेड सी यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एक्चुअल में मुझे दिखाओ एक बार, आप यहाँ पे क्या करो, एक काम करो, आप यहाँ पे डालो 45, कोई भी चीज प्रिंट नहीं हुई सर। 45 में क्यों नहीं प्रिंट हुई, क्योंकि 45 यहां भी मैच नहीं हुआ, यहां भी मैच नहीं हुआ और यहां भी मैच नहीं हुआ। तो अगर 60 से कम है तो लास्ट में लगेगा एल्स, और एल्स में कब जाएगा, जब आप इन तीनों को भाई ट्रू नहीं करा पाओगे तो वो बंदा एल्स में जाएगा और यहां पे जाके क्या करेगा, प्रिंट कर लेगा, और प्रिंट करके आपको क्या दे देगा, फेल दे देगा। तो ये यहां पे आपके सामने क्या होगा, फेल आंसर आ जाएगा। देखो एक्चुअल में इसमें फायदा क्या होता है, अगर आप यहां ट्रू हो गए तो बाकी के स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। अब यहां ट्रू नहीं हुए तो सेकंड स्टेटमेंट पे जाएगा, इसको चेक करेगा, ये ट्रू हो गया तो बाकी नहीं चलेंगे, फिर ये ट्रू नहीं हुआ तो ये चेक करना, ये ट्रू हुआ तो नीचे वाला नहीं चलेगा। अब तीनों ही ट्रू नहीं हुए तो सिंपल सी बात है, फेल है लॉजिक। तो यहां पे आपकी इक्वेशन कनेक्टेड है, आपके लॉजिक्स आपस में क्या है, कनेक्टेड है, और यही कनेक्टेड वाली चीज कहलाती है इफ एलिफ स्टेटमेंट। जब भी आपके पास दो से ज्यादा कंपैरिजन हो तो आप इसको लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आपके सामने यहां पे प्रोग्राम बनके क्या हो गया, तैयार हो चुका है। सामने वाला बंदा जो भी नंबर डालेगा, मैं यहां पे 25 डालता हूं सर, फेल आ रहा है बिल्कुल भाई, मैं यहां पे वापस से रन करता हूं और मैं यहां पे 105 डालता हूं, ग्रेड आ रहा है सर ए। 105 तो इनवैलिड नंबर है, 100 से नीचे तक कोई चेक करो ना। तो हम यहां पे एक और इफ लगा देंगे, इफ अगर मार्क्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है अपनी 100 है, ग्रेटर देन 100 है, ओके, मैंने ये लिखा, और कंडीशन लगाया अगर मार्क्स की वैल्यू लेस देन 0 है। कोई बंदा अगर ये डालने की कोशिश करेगा तो भैया मैं उसको प्रिंट करके दूंगा कि इनवैलिड आपके मार्क्स है, इनवैलिड आपके क्या है, मार्क्स है। ये भी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, प्रोसेस कर रहा हूं, जितने फैक्टर्स होते हैं सारे लगा देते हैं। ये चल गया तो फिर ये नहीं चलना चाहिए, तो इसके आगे एल्सिफ लग जाएगा, इसके आगे क्या लग जाएगा, एल्सिफ लग जाएगा। अब आप समझना भाई, सामने वाले बंदे ने 105 दिया तो इनवैलिड लेके जाना, ये लो इनवैलिड मार्क्स लेके जाना, और अगर सामने वाले ने -10 दिया तो भी इनवैलिड लेके जाना सर, तो भी इनवैलिड लेके जाना। ठीक है सर, हम तो समझ गए। एक बार आपने ये कंडीशन क्यों लगाई, क्योंकि आप ये चाहते हो कि 100 से ऊपर और 0 से कम वाला नंबर इनवैलिड है, बाकी सारे नंबर हमारे क्या होंगे, चेक होंगे। तो आपको इफ एलिफ स्टेटमेंट का भी लॉजिक पता चल गया होगा। मुझे नहीं लग रहा कि इसमें भी कोई डाउट होगा, ये भी लॉजिक आपके सामने प्रोसेस कर गया होगा और क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। देखिए नेस्टेड इफ एल्स का कभी यूज करना आप समझिए एक बार। जैसे इफ के अंदर इफ हो सकता है, या मान लीजिए आपके इफ के अंदर कोई इफ है, फिर वहां पे एल्स भी प्रोसेस कर रहा है, उसी को बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में यहाँ पे एक लॉजिक लगाया हुआ कि पहले हमने इफ कंडीशन लगा के यहाँ पे चेक किया कि अगर आपकी वैल्यू 0 से बड़ी है, हमें क्या करना है भैया, हमें यहाँ पे पॉजिटिव वाले ही क्या करने हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर निकालने हैं, नेगेटिव वाले का कुछ नहीं निकालना। तो यहां पे लॉजिक प्रोसेस किया गया है कि अगर भाई कोई नंबर पॉजिटिव कैसे चेक होगा, अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो पॉजिटिव है, पहला केस। अब बड़ी है तो फिर कौन सा है, इवन है या ऑड है। तो यहां पे पहली इफ कंडीशन में हमने ये चेक किया कि आपका नंबर अगर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है। तो यहां पे हमने एक इफ लगाया, इफ कि हमारा कोई नम है, नम भाई नम या नंबर जो भी है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फिर आप इस इफ कंडीशन के अंदर जाना, अगर नहीं है तो मत जाना, नहीं है तो आप जाना ही मत। जाना तो फिर आप चेक करना इफ जो ये नम होगा, नम मॉडुलस 2, अगर इसके रिमाइंडर में 0 बचता है तो आप इसको पॉजिटिव इवन नंबर दे देना। मतलब आप इसको क्या बोल दोगे, पॉजिटिव इवन नंबर लिखा है देखिए यहां पे, आप इसको पॉजिटिव इवन नंबर क्या करना, प्रोसेस कर देना। पॉजिटिव इवन नंबर आपके सामने क्या होगा, आंसर आ जाएगा ये लो। नहीं तो यहां पे क्या होगा, एल्स लगेगा, और एल्स लगा के हम कॉलन करके क्या लिखेंगे प्रिंट में कि पॉजिटिव ऑड नंबर है आपका, क्या है, पॉजिटिव ऑड नंबर है, ये ध्यान रखना। पॉजिटिव ऑड नंबर आपके सामने क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो यहां पे आप ये समझिए, ये नेस्टेड लेवल पे तब जाना पड़ता है जब हमें कोई इक्वेशन पहले सेटल करनी पड़ती है कि पहले ये कंडीशन अगर चलेगी उसके बाद मैं अंदर जाके कुछ और चेक करूंगा। तो आप नेस्टेड इफ एल्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। और कभी कभी वेबसाइट पे क्या होता है ना, आप देखना मैं बताता हूं, कभी कभी वेबसाइट पे क्या होता है, आप फोन नंबर डालते हो, ओटीपी आता है, तो फोन नंबर डाला, ओटीपी आया, ओटीपी डालने के बाद आप क्या करते हो, लॉगिन करते हो। या कभी कभी ऐसा केस होता है कि आपने क्या किया, यूजर नेम डाला, तो पहले वो यूजर नेम को चेक करता है। इफ यूजर नेम ट्रू है तो यूजर नेम के अंदर की कंडीशन में फिर वो क्या करता है, पासवर्ड को चेक करता है। इफ यूजर नेम अगर ट्रू है तो फिर आप पासवर्ड को क्या करो, कंपेयर करो। तो पहला इफ किसको चेक कर रहा है, यूजर नेम को। अगर वो ट्रू है तो इफ के अंदर जाना और फिर पासवर्ड को चेक करना। तो यहां पे नेस्टेड का लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर दोनों एक साथ में चेक करना है तो इफ कंडीशन में हमारा काम चल जाएगा। अगर 1 बाय 1 करके चेक करना है कि अगर यूजर नेम ट्रू है
फिर उसके बाद मुझे पासवर्ड को चेक करना है, तो आपको इफ के अंदर पहले यूजर नेम को चेक करना पड़ेगा और इफ की बॉडी के अंदर एक और इफ लगा के आपको पासवर्ड को चेक करना पड़ेगा। ये आपका नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू होगा। दिखाओ सर। तो यहां पे हम यही प्रोग्राम बना लेते जो ये लगा हुआ है। एक बार हम नेस्टेड इफ else.py करके मैंने if l.py करके मैंने फाइल बना दी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैंने क्या किया, एक नंबर लिया, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, मैंने नम ले लिया। नम को पहले क्या किया, इवल के थ्रू कन्वर्ट किया और इवल के थ्रू कन्वर्ट करके मैंने बोला इनपुट आने वाला, और इनपुट में हमें यूज करना है एंटर द नंबर। एंटर द नंबर हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। बिल्कुल कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ पहले हम नम को चेक करेंगे, नम आपकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो आप पॉजिटिव हो। ओके सर। फिर हमें इवन नंबर को चेक करना है। इफ नम अगर मॉडुलस 2, नम का अगर मॉडुलस 2 डबल इक्वल टू 0 होता है, मतलब इसका रिमाइंडर 0 बचता है, तो प्रिंट हम करेंगे यहाँ पे कि आप पॉजिटिव क्या हो, इवन नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिखा देंगे एक बार। चलिए पॉजिटिव इवन नंबर आपके सामने क्या होगा, आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहीं पे इसी का एल्स बनाएंगे इसके आगे यहाँ पे, और एल्स में हम यहाँ पे लिख देंगे एल्स, एल्स केवल एल्स, और एल्स में हम लिख देंगे यहाँ पे कि आप प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पॉजिटिव ऑड नंबर। यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहे हैं आप, पॉजिटिव ऑड नंबर। ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया और आप लोगों के सामने प्रिंट करके दिखा दिया एक बार कि इसका आंसर भी आप लोगों के सामने क्या होगा, आ जाएगा। दिखाइएगा सर एक बार। मैं यहाँ पे जाके क्या कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ जाके मैं लिख रहा हूँ -10। कोई आंसर नहीं आएगा क्योंकि -10 में आप इस इफ के अंदर घुसोगे नहीं। यहाँ पे आप तब जाओगे जब आपने 20 डाला, तो 20 में आपके सामने 20, ठीक है ना, पॉजिटिव इवन नंबर प्रिंट हो रहा है। वो शायद मैंने देखा नहीं, वो पुरानी फाइल रन हो रही होगी। यहाँ पे आपके सामने आंसर सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम समझ गए हैं एक बार कि 25 डालोगे तो पॉजिटिव ऑड नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलिए गाइस, देखिए आपने नेस्टेड इफ एल्स को समझ लिया। अब हम समझते हैं मैच केस। मैच केस नाम की भी चीज होती है पाइथन के अंदर, जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस होता है, यहाँ पे मैच केस होता है। मैच केस एक्चुअल में फिक्स वैल्यू की कंडीशन पे काम करता है। फिक्स वैल्यू की कंडीशन का मतलब क्या है सर, मान लीजिए कि मैंने आपके सामने एक रिक्वायरमेंट रखी कि हमें एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाना है। उस कैलकुलेटर के अंदर अगर कोई बंदा प्लस का सिंबल देता है तो 2 नंबर जोड़ने हैं, माइनस देता है तो 2 नंबर को माइनस करना है, इंटू के सिंबल पे 2 नंबर को इंटू करना है, डिवाइड के सिंबल पे 2 नंबर को डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि यहां पे कंपैरिजन ग्रेटर देन लेस देन का नहीं है, कि अगर कोई बंदा प्लस का सिंबल देगा, सिंपल है, मैं यहां पे बता रहा हूं कि अगर कोई बंदा प्लस का सिंबल देगा तो हमें यहां पे 2 वेरिएबल x प्लस वाई को क्या करना है, जोड़ना है। अगर कोई बंदा माइनस का सिंबल देगा तो मुझे x और माइनस को क्या करना, मतलब x माइनस वाई करना है। इंटू का सिंबल देगा तो x इंटू वाई करना है। डिवाइड का सिंबल देगा तो x डिवाइड वाई करना है। x डिवाइड क्या करना है, वाई करना है, ये काम करना है। तो मैं फिक्स वैल्यू की कंपैरिजन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे फिक्स है कि ये होगा तो ये काम करना है। यहां पे ग्रेटर देन लेस देन का लॉजिक नहीं चलेगा, यहां पे मैच केस नाम का लॉजिक्स मिलता है। ये जो मैच केस है ये वर्जन 3.10 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, ये पहले नहीं था। मैच केस अभी आया है, ये एक नए वर्जन में हमारे पास क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, इसको इंप्लीमेंट करने का तरीका क्या होता है। मैच केस बिल्कुल लाइक स्विच केस, जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस होता है, यहां पे मैच केस होता है। तो मैच केस के लिए मैं यहां पे एक काम कर रहा हूं, एक मैं यहां पे फाइल बना रहा हूं मैच केस .py, कोई भी फाइल का नाम रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक सिंपल कैलकुलेटर बनाएंगे मैच केस का यूज करके। हम यहां पे प्रिंट ले रहे हैं, प्रिंट में हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपल इसका यूज कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ये लीजिए। और यहां पे जाते हैं, यहां जाके हम बोलते हैं एक बार, इसके अंदर हम यहां पे क्या करते हैं, एंटर करते हैं और यहां पे हम लेते हैं 1। देखो प्लस का सिंबल आएगा तो हमें एडिशन करना है, माइनस का सिंबल आएगा तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। इंटू का सिंबल आएगा तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। यहां पे इंटू का सिंबल दे देते हैं, मैं MUL लिख देता हूं। डिवाइड का सिंबल आएगा तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ये लीजिए DIV लिख देता हूं। अब हमें 4 ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मगर वो ऑपरेशंस में प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये लॉजिक होने वाला है। अब यूजर से लेना है आपको सबसे पहले नंबर, सॉरी मैंने लेट लिखा, जावास्क्रिप्ट याद आ जाती है कभी कभी। चलो मैंने यहाँ पे नम लिया और नम के अंदर मैंने यहाँ पे इनपुट लिया और बोला एंटर द वैल्यू 1। यहाँ पे यूजर क्या करेगा, पहले वैल्यू देगा, एंटर द वैल्यू 1 हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास करेंगे। ये हमारी पहली वैल्यू आने वाली है और इसको हम इवल का यूज करके कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई किसी भी टाइप का नंबर आएगा तो उठा लेना। अगर कोई फ्लोट देगा तो फ्लोट ले लेना, अगर कोई इंटीजर देगा तो इंटीजर समझ के ले लेना, ठीक है। ये हमारा num1 है सर। और ऐसे ही हम यहाँ पे num2 नाम का वेरिएबल बनाएंगे, बिल्कुल num2 नाम का क्या होगा, वेरिएबल हम बनाएंगे।
यहाँ पे एंटर द वैल्यू 1, एंटर द वैल्यू 2। अब यहां पे हम एक ऑपरेटर नाम का क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे ऑपरेटर, ठीक है, ओपीआर। अब यहां पे यूजर क्या करेगा, इनमें से कोई चॉइस सेलेक्ट करेगा, तो हम यहां पे इनपुट लेंगे, एंटर द यूजर चॉइस लिख रहा हूं कि एंटर द चॉइस, ठीक है। ये मैंने यहां पे क्या किया, लिखा है यूजर क्या करेगा, इनमें से कोई चीज क्या करेगा, चॉइस करेगा, तो यहां पे एंटर द यूजर चॉइस लिख देता हूं कि यूजर क्या चॉइस करना चाहता है, यूजर चॉइस, ठीक है। अब यूजर क्या करेगा, ये ध्यान रखना, यूजर क्या करने वाला है, यहां पे प्लस लिख सकता है, इसके अंदर प्लस का सिंबल लिख सकता है इसके अंदर, ठीक है सर, माइनस का सिंबल लिख सकता है इसके अंदर, और डिवाइड का सिंबल लिख सकता है, इनटू का सिंबल लिख सकता है। इन चारों में से कोई एक सिंबल यहां पे लिखेगा। एक काम करते हैं, पहले हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट में हम नंबर लिख देते हैं, फिर मैं एक और चीज प्रिंट कराता हूं, यहां पे num2 कर देता हूं, फिर मैं एक और चीज प्रिंट कराता हूं, यहां पे मैं कर देता हूं आपके सामने ऑपरेटर, कि ऑपरेटर के सिंबल में क्या डाल रहा है। ऑपरेटर की जगह आप यहां पे यूजर सीएच भी ले सकते हो, यूजर चॉइस, कि यूजर की चॉइस क्या है वो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अब हम इसको यहां पे रन कर रहे हैं। रन करते समय मान लीजिए कि मैंने यहां पे डाला 10, मैंने यहां पे डाला 20, और मैंने चॉइस में डाला प्लस, तो एक्चुअली 10 + 20 यहां पे 30 आंसर आना चाहिए। यहां पे आप लोगों के सामने आंसर क्या आना चाहिए, 30 आंसर प्रोसेस करना चाहिए। मैं क्लियर स्क्रीन करके उसको ऊपर करता हूं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर की साइड क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और इस कंटेंट को हम यहां पे जूम कर लेते हैं। चलिए यहां पे मैं प्लस प्लस करके क्या कर रहा हूं, जूम कर रहा हूं भाई, कंट्रोल प्लस प्लस करके आप इसको जूम कर सकते हैं। ये कोड है सर, थोड़ा नीचे ही कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पे मैच केस का यूज करेंगे। देखो मैच केस क्या है, एक तरह का केस है। केस हमारे पास टोटल 4 है, प्लस है, माइनस है, इंटू है, डिवाइड है। तो यहां पे आपको लिखना है मैच नाम का कीवर्ड। मैच क्या करेगा, किससे मैच करेगा, यूजर चॉइस से। यहां पे यूसी नाम का वेरिएबल पास करना और यहां पे लगाना है कॉलन, फिर यहां लिखना है केस। अब केस में हमने बोला अगर प्लस का सिंबल आता है, अगर आप लोगों के पास प्लस का सिंबल आता है, तो यहां पे प्रिंट करना है num1 + num2। यही हमारा क्या है भाई, पहला केस है कि अगर प्लस का सिंबल आता है तो num1 + num2 को प्रिंट कर देना है, ठीक है सर। अब आप समझो, देखो मैच क्या कर रहा है, इस वेरिएबल को चेक कर रहा है। इस वेरिएबल में क्या पड़ा है, प्लस पड़ा है, माइनस पड़ा है, इंटू पड़ा है, डिवाइड पड़ा है। तो अगर प्लस का सिंबल पड़ा है तो ये केस चल जाएगा, अगर माइनस का सिंबल पड़ा है तो ये नहीं चलेगा। तो टोटल हम यहां पे 4 केसेस लगाने वाले हैं। कितने केसेस प्रोसेस करने वाले, 4। माइनस का सिंबल अगर यूजर सीएच के अंदर मिलता है तो आपका ये वाला केस यहां पे क्या होने वाला है, चलने वाला है। सेम एक और सर, एक और केस लगा दीजिए यहां पे। बिल्कुल हम एक और केस यहां पे क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए इंटू का सिंबल मिलने वाला है, यहां पे इंटू का सिंबल मिलने वाला है, तो num1 इंटू num2 होने वाला है। तो एक्चुअली में यहां से जो मिलेगा उसके हिसाब से केस चेक होगा। अगर यहां से मिला प्लस तो ये चलने वाला है, यहां से मिला माइनस तो ये चलने वाला है, यहां से मिला सर इंटू तो ये चलने वाला है, और यहां से मिला डिवाइड तो ये चलने वाला है। आप लोगों के सामने डिवाइड के केस में ये वाला लॉजिक क्या होने वाला है, चलने वाला है। तो अब यूजर का चॉइस जो होगा उसके हिसाब से हमारा केस चलेगा। अगर सर इनमें से कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा, तो यहां पे आप एक और केस लगा सकते हैं अंडरस्कोर डाल के, और यहां पे आप प्रिंट कर सकते हैं इनवैलिड। इनवैलिड आपका क्या है, ऑपरेटर। हमने इनवैलिड ऑपरेटर को यहां पे क्या किया, प्रोसेस किया। अब मैं यहां पे रन करता हूं, देखो जब मैं रन करूंगा तो ये आपसे पूछेगा कि पहले बताओ क्या वैल्यू डालने वाले भैया। मैंने बोला 20 डाल रहे हैं, यहां पे 30 डाल रहे हैं। कौन सा चॉइस करने वाले हो भाई, चॉइस के हिसाब से हमने यहाँ पे प्लस किया सर। अब प्लस के हिसाब से कौन सा केस मैच करेगा, ये, और आपके सामने 50 आंसर आना चाहिए। 50 आ गया सर, बिल्कुल ठीक है। 50 क्यों आ गया, क्योंकि जो हमने यहाँ पे चॉइस डाली थी उस चॉइस के अंदर प्लस था, तो प्लस के हिसाब से ये केस मैच कर गया। थोड़ा सा सर यहां भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेटिंग कर दो, बिल्कुल ठीक है। लो वापस से रन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने डाला 25, यहां डाला 99, और यहां डाला मैंने हेलो। हेलो के केस में यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेशन आएगा, क्योंकि हेलो किसी भी केस में मैच नहीं हुआ। यहां पे डिवाइड का सिंबल मैच करेगा, यहां पे इंटू करेगा, यहां पे आपका माइनस करेगा, यहां पे आपका प्लस करेगा। तो यहां पे मैच केस आपका एक स्विच केस जैसा प्रोसेस है। जैसे मैंने यहां पे डाला 25, यहां पे डाला मैंने 10, और यहां पे हमने इंटू का सिंबल यूज किया, तो यहां पे आपका आंसर 250 आ जाएगा। तो मैच केस और नॉर्मल इफ एलिफ में क्या डिफरेंस है, इफ एलिफ के अंदर आप कंपैरिजन लगा सकते हो ग्रेटर देन लेस देन का, यहां पे वो कंपैरिजन नहीं चलेगा। यहां पे हम केस के अंदर फिक्स चेक कर रहे हैं कि भाई यहां पे जो सिंबल आएगा वो सिंबल इन चारों में से कहीं ना कहीं मैच करेगा, और मैच नहीं करेगा तो ये चलेगा। ये इनवैलिड ऑपरेशन आप लोगों के सामने क्या होगा, प्रोसेस कर जाएगा। तो स्विच केस जैसा ही मैच केस है, ये वर्जन 3.10 के अंदर आया है। आप इसको भी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं।
ये फिक्स वैल्यू के कंपैरिजन में क्या करता है, प्रोसेस करता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एलिफ से नहीं बना सकते हो, आप बना सकते हो, इफ एलिफ का यूज करके भी बना सकते हो। भाई हम वही करेंगे, इफ कंडीशन में प्लस को जोड़ लेंगे, प्लस को कंपेयर कर लेंगे, फिर इफ एल्सिफ के अंदर माइनस को कर लेंगे। ऐसे हम 5-6 कंपैरिजन लगा के इसको कर सकते हैं। मगर जब भी फिक्स वैल्यू की कंडीशन हो तो आप इसको यूज करिए। मैच केस एक अच्छा लॉजिक है। अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप लोगों के सामने यहां पे लिखे हुए, एक एक करके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमें क्या करना, चेक करना है कि भैया कोई भी नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। 3 लॉजिक्स हैं सर, कोई भी नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो, ये चेक करना है। यूजर नंबर देगा, ये चेक करना है। बिल्कुल देखो, हम बनाते हैं यहां पे टास्क 1। हम इसके अंदर क्या बनाने जा रहे हैं, टास्क 1 डॉट पी वाई। यूजर क्या करेगा, नंबर देगा। मैं यहाँ पे नम नाम का एक वेरिएबल लेता हूं, इनपुट ले लेता हूं, और इनपुट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूं एंटर द वैल्यू। यूजर क्या करेगा, कुछ वैल्यू यहाँ पे प्रोसेस करेगा, बिल्कुल प्रोसेस करेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वो वैल्यू जो आएगी उसको चेक करेंगे और इसको इवल में कन्वर्ट कर देंगे। इवल क्या करेगा, इसको नंबर में थ्रो कर देगा, बिल्कुल नंबर में थ्रो कर देगा आप लोगों के सामने। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे यूजर जो भी नंबर दे रहा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो यहाँ पे इफ कंडीशन लगा, इफ अगर यूजर का नंबर ग्रेटर देन जीरो है तो भैया ये जो, वैसे राउंड ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। नम अगर ग्रेटर देन जीरो है कॉलन, तो आप यहां पे लिखिए कि ये एक पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। यहां पे मैंने लिख दिया कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये लीजिए, यहां पे मैंने प्रोसेस कर दिया। अब मैं यहां पे एलिफ लगाता हूं, एलिफ। एलिफ में मैंने बोला कि अगर नम हमारा क्या है, लेस देन जीरो है, भाई ग्रेटर देन जीरो है ये है, या हम यहां पे लिख देते हैं नम जो है हमारा डबल इक्वल टू जीरो है। तो यहां पे हमने बोला कि यहां पे हम प्रिंट कर देंगे ये जीरो है। हमें भैया जीरो प्रिंट करना, हमने यहां पे जीरो प्रिंट कर दिया। और फिर मैंने लास्ट में एल्स लगाया कि ये अपना नेगेटिव नंबर होगा। इससे नीचे गया तो अपना ये वाला एल्स चलेगा और ये आपको क्या करेगा, नेगेटिव नंबर प्रिंट करके दे देगा। यहां पे हमने नेगेटिव नंबर क्या किया, प्रिंट किया। अब आप लॉजिक के हिसाब से देखना, अगर आपने यहां पे 10 दिया तो अगर आपने यहां पे 10 दिया तो ये इस कंडीशन में ट्रू होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर आपने जीरो दिया तो ये कंडीशन तो नहीं चली, यहां पे ट्रू होगा तो जीरो आ जाएगा। अगर आपने -10 दिया, यहां पे कंडीशन हमारी नहीं चली, ये फॉल्स हो गया, यहां पे आया ये भी फॉल्स हो गया, तो ये एल्स आपको नेगेटिव नंबर क्या करेगा, प्रोसेस करके दे देगा। ये हमारा पहला टास्क यहां पे बन के क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है कि हम पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को कैसे पहचानेंगे। ये लीजिए, जाके हम इसको रन करके देखते हैं और हमारे सामने आंसर आने वाला है सर, बिल्कुल आने वाला है। मैं यहाँ पे 10 देता हूं, 10 एक पॉजिटिव नंबर है। मैं वापस से इसको रन करता हूं, रन करके मैंने यहाँ पे -10 दिया, -10 एक नेगेटिव नंबर है, बिल्कुल आ रहा है। और हमने इस प्रोग्राम को यहाँ पे क्या किया, बनाया। ये है टास्क 1। टास्क 1 में फॉर्मूला समझना है क्या है, जीरो से बड़ा नंबर पॉजिटिव है, जीरो से छोटा नंबर नेगेटिव है और जीरो जीरो है। ये लॉजिक हमें यहाँ पे क्या करना, लगाना है। अब करते हैं टास्क 2 पे जाते हैं कि टास्क 2 क्या बोलता है। टास्क 2.py को हम यहां पे बनाते हैं। हमें क्या करना है, हमें कोई ईयर लेना है यूजर से और लीप ईयर पहचानना है। लीप ईयर के 2 लॉजिक्स होते हैं, देखो लीप ईयर है या नहीं है। देखो लीप ईयर पता है क्या होता है, आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि लीप ईयर क्या होता है। सर यहां समझा दो, देखो लीप ईयर वो ईयर होते हैं जो 4 से डिविजिबल है और 100 से डिविजिबल नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे 2012 हमारा एक लीप ईयर है जो 4 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। मतलब 4 से इसका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, जीरो, बिल्कुल। मगर यही ईयर आपका 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। दोनों केस मैच करना है। एंड करके हम यहां पे एंड कंडीशन लगा के ये भी बोलेंगे ये जो 2012 है ये हमारा 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। लीप ईयर का पहला केस होता है कि कोई भी ईयर 4 से डिविजिबल और 100 से ना हो। दोनों एक लाइन में कंडीशन चेक करनी है। यहां पे हमें लिखना है मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0 बचना चाहिए। ये हमारा केस 1 है। केस 1 है कि कोई भी ईयर हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 100 से नहीं होना चाहिए। तो 2012 इसमें चला जाएगा, 2016 भी इसमें चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमें आंसर में मिल जाएगा। मगर एक और केस, एक और होता है लीप ईयर। लीप ईयर की डेफिनेशन एक और होती है, ये केस 1 है। केस 2 में क्या होता है, केस 2 में हमें ये देखना पड़ता है, केस 2 के अंदर कोई भी ईयर अगर डायरेक्ट हमारा, भैया कोई भी ईयर अगर हमारा डायरेक्ट 400 से डिविजिबल है, डायरेक्ट 400 से, अगर कोई भी ईयर हमारा डायरेक्ट 400 से डिविजिबल है तो वो डायरेक्ट लीप ईयर कहलाएगा। उसमें 2 कंडीशन नहीं चेक करनी। केस 2 के अंदर मान लीजिए कि मैंने यहां पे दिया 2000। अब 2000 क्या है, 4 और 100 से दोनों से है,
तो ये तो यार लीप ईयर है, इसमें तो ये लीप ईयर क्या होगा आपको मिलेगा नहीं। तो यहां पे दूसरा केस ये है कि आपका कोई भी ईयर 400 से डायरेक्ट अगर डिविजिबल है, जिसके रिमाइंडर में 0 बचता है, वो भी लीप ईयर है। 2 लीप ईयर की कंडीशन होती है, कोई भी ईयर भाई 4 से डिविजिबल होना चाहिए और 100 से नहीं होना चाहिए। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में 4 और 100 दोनों को चेक करना है। केस नंबर 2 में डायरेक्ट 400 को चेक करना है। यही हमारी लीप ईयर की क्या होती है, कंडीशन होती है। ये 2 केस होते हैं, अगर इन दोनों केस में आप नहीं चल पाते हो तो आपका नॉट अ लीप ईयर। तो इन दोनों केस को हम यहां पे क्या करते हैं समझते हैं, लीप ईयर का प्रोग्राम बनाते हैं। हम क्या करेंगे, यूजर से लेंगे ईयर, अब हम ईवल ले लेंगे, ईवल लेके यहां पे इनपुट लेंगे। इनपुट में यूजर क्या करेगा, एंटर द ईयर, क्या डालेगा, एंटर द ईयर। ये यहां पे क्या करने वाला, डालने वाला, बिल्कुल डाल देगा सर। अब आप इसको चेक कैसे करो, देखो इफ ईयर, ध्यान से देखना, मॉडुलस 4 अगर डबल इक्वल टू 0 है, केस नंबर 1 ठीक है सर, डबल इक्वल टू 0 है, एंड वही ईयर, ध्यान रखना, मॉडुलस 100 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ध्यान रखना। केस 1 है, ये आप राउंड ब्रैकेट में प्रोसेस कर लीजिए, मतलब आपने इसको राउंड ब्रैकेट में प्रोसेस कर लिया और यहां पे प्रिंट कर सकते हैं लीप ईयर। प्रिंट क्या कर सकते हैं हम यहां पे, कि भैया जो ईयर आया है वो लीप ईयर आया है, जो ईयर आया है वो हमारा क्या है, लीप ईयर है। सर ये तो केस 1 हो गया ना, केस 1 के अंदर मान लीजिए आप यहां पे 2012 डालेंगे तो चलो वो लीप ईयर आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने यहां पे 2012 डाला तो 2012 लीप ईयर है क्या, लीप ईयर है। मैंने सर 2015 डाला, लीप ईयर नहीं है, 2015 4 से डिविजिबल नहीं है, लीप ईयर नहीं है सर। तो पॉइंट मेरा ये है कि चलो ये तो केस 1 हो गया, मगर मैंने यहां पे 2000 डाला, वो भी तो लीप ईयर है ना सर, 2000 भी तो हमारा लीप ईयर है, इसको क्यों नहीं दिखाया आपने। यहीं पे इसके आगे, ये केस 1 हो गया, इसके आगे आप यहां पे और यूज करोगे, और का यूज करके हम केस नंबर 2 यहीं पे लगा देते हैं। जो भी ईयर जो है हमारा, अगर मॉडुलस 400 से डायरेक्ट डिविजिबल है वो आपका लीप ईयर है। देखो अगर ये चला तो भी लीप ईयर हो जाएगा और ये चला तो भी लीप ईयर हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई नहीं चला तो आपका लीप ईयर नहीं है। दिखाओ सर, मैं गया और मैंने जाके यहां पे लिखा है 2000, तो 2000 आपका लीप ईयर है, मिल रहा है सर। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एल्स लगा सकते हैं क्या सर, बिल्कुल एल्स लगा सकते हो, और एल्स लगा के यहां पे आप लिख सकते हो नॉट अ लीप ईयर, ईयर आपका नहीं है लीप ईयर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नॉट अ लीप ईयर, ये आपका ईयर लीप ईयर नहीं है भैया। अब आप ये कह रहे हो कि सर आपने ये दोनों चीजें एक साथ में जोड़ दी, भाई मैंने कोड को ऑप्टिमाइज किया है, मैं चाहता तो एक इफ में पहले इसको चेक कर देता और एलिफ में इसको चेक कर देता। मैंने यार लॉजिक लगाया, यार लीप ईयर चेक करना है, तो पहली कंडीशन क्या कर रही है, लीप ईयर को कर रही है, दूसरी भी लीप ईयर को कर रही है, और क्या करता है, ये होगा तो भी चला देगा और ये चलेगा तो भी चला देगा। दोनों में से कोई भी लॉजिक चलेगा तो वो आपके सामने चला देगा। अगर दोनों ही नहीं चलेंगे तो आपका लीप ईयर नहीं है। जैसे मैंने यहां पे लिखा है 2015, 2015 आपका लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर आपका आंसर आ जाएगा। तो टास्क 2 भी हमारा कंप्लीट है। यहां पे देखो कंडीशनल स्टेटमेंट में लॉजिक क्या है कि आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि क्या प्रोसेस करना है, यहां पे कंडीशंस क्या लगानी है, एक्चुअल में लीप ईयर होते क्या है ये हमें पता होना चाहिए। जब ये हमें पता होंगे तो हम लॉजिक जनरेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है कि मतलब वो नंबर हमें निकाल के दिखाइए जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने 10 डाला या मैंने 9 डाला, तो 9 मॉडुलस 3, इसका रिमाइंडर 0 बचेगा। क्या यही नंबर एंड करके हम यहां पे लिखेंगे, क्या 9 मॉडुलस 5 भी रिमाइंडर 0 बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो वो नंबर नहीं दिखाने हैं, हमें केवल वही नंबर दिखाने हैं जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। सर कौन सा नंबर होगा सर, भाई 1 5 दोनों से डिविजिबल है ना, बिल्कुल सर। कैसे, अगर 1 5 मॉडुलस 3 करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा, और 1 5 मॉडुलस 5 करेंगे तो भी इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ऐसे नंबर निकालने जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है। बिल्कुल सर कर देते हैं। इसमें क्या है, यूजर क्या करेगा, नंबर देगा, क्या नंबर देगा, यूजर को देना है नंबर। टास्क 3.py, यूजर क्या करेगा, एक नंबर देगा। यहां पे नम ले लेते हैं भाई, नम यहीं से कॉपी कर लो सर, बार बार तो आप नम ही ले रहे हो, एक बार लो यहां से ले लो, नम ले लेते हैं, ये नम है सर। अब आप क्या चाहते हो, मैं ये चाहता हूं इफ नम मॉडुलस 3, जो भी अगर इस नंबर को 3 से डिविजिबल करके इसका रिमाइंडर 0 बचाता है, एंड इसी नंबर को 5 से डिविजिबल करके इसका रिमाइंडर क्या बचाता है, 0 बचाता है, वो नंबर मेरे सामने आप क्या करना, भेज देना। वो नंबर मेरे सामने आप क्या करना, प्रिंट कर देना। वही नंबर हमें चाहिए।
ये कंडीशन ये बोलती है कि कोई भी नंबर जो 3 से डिविजिबल है और वही नंबर आपका 5 से भी होना चाहिए। एंड लगा हुआ है, एंड में दोनों मैच करना जरूरी है भाई, 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए, वो डिविजिबल, वही नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब आप जाके यहां पे रन करेंगे तो आपको यहां पे आंसर मिल जाएगा। जैसे मैंने 21 लिखा, सर आंसर नहीं आया, भाई नहीं है 21, 3 से है, 5 से नहीं है। हमने यहां पे लिखा सर 35, एक बार प्रोग्राम रन करते हैं, प्रोग्राम रन करके मैंने यहां पे लिखा 35 भी नहीं है सर, 35 3 से डिविजिबल नहीं है, 5 से है। अब कौन सा नंबर आ रहा है सर बताओ? हम यहां पे लिखते हैं 15, मैं इसको यहां पे रन करता हूं, 15 आपका ऐसा नंबर है जो दोनों से डिविजिबल है। फिर कौन सा होगा सर? 30 भी होगा यार, 30 भी देखो आ रहा है ना, 15 हमारा आंसर आ रहा है, ये दोनों से डिविजिबल है। ये जो है ये हमारा दोनों से डिविजिबल क्या है नंबर है, जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, ये नंबर है। फिर कौन सा होगा सर? फिर हमारा हो जाएगा, यहां पे हम जाते हैं और हम जाके यहां पे लिखते हैं 30, ये भी दोनों से डिविजिबल है, ये भी नंबर मिल रहा है। तो ये भी प्रोग्राम हमारे सामने बन के डन हो गया। एल्स नहीं लगाना, एल्स नहीं मांगा है तो नहीं लगाना में। अब चलते हैं आगे की साइड, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ये मेन्यू ड्रिवन हमें क्या करना है, कैलकुलेटर बनाना है, जो मैं बना चुका हूं। बस ये जो कैलकुलेटर है हमें इफ एलिफ का यूज करके बनाना है। अरे सर बना तो चुके ही हो एक बार, आप यहां पे टास्क 4.py करके फाइल बनाइए। सेम आपने जो मैच केस में काम किया है इसको यहां से कॉपी कर लीजिए। भाई मैं ये यहां से कॉपी कर रहा हूं, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं दोबारा नहीं लिखने वाला हूं, ये ध्यान रखना, मैं दोबारा यहां पे नहीं लिखने वाला हूं। यहां पे प्रिंट में क्या होगा, प्लस करना है तो एडिशन करना, माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना, इनटू करना, डिवाइड करना, ये सब है। अब यूजर का चॉइस है, यूजर इनमें से कोई ना कोई चॉइस डालेगा। एक बार ये 25 क्यों लिखा, गलती से आ गया होगा, चलो। अब यहां पे हमें इफ एलिफ का यूज करके बनाना है, ठीक है। मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर इफ, यूजर की चॉइस अगर डबल इक्वल टू प्लस के सिंबल के बराबर है तो क्या काम करना है सर? भाई यहां पे प्रिंट करना है क्या, num1 प्लस num2, यहां पे क्या करना है, प्रिंट करना है। डन, ये हमारा प्रोग्राम बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। यहां पे हम एक और एलिफ लगा देते हैं। एलिफ क्यों लगा देते हैं, क्योंकि भाई ये नहीं चला तो इसको जाके चेक करना कि इसकी वैल्यू अगर माइनस के बराबर है सर, इसकी वैल्यू अगर माइनस के बराबर है तो क्या प्रोसेस करना है, इन दोनों को माइनस करना है। सेम कॉपी पेस्ट कर दिया जाए सर, बिल्कुल कर दिया जाए। और अगर इसकी वैल्यू इनटू के बराबर है तो क्या करना है, इनटू कर देना है यहां पे। अगर इसकी वैल्यू डिवाइड के बराबर है तो क्या करना है सर, अगर सामने वाले ने इसकी वैल्यू डिवाइड के बराबर कर रखी है तो आपको यहां पे डिवाइड का प्रोसेस क्या करना है, प्रोसेस कर देना है, बिल्कुल। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो इनवैलिड ऑपरेशन। तो ये मैंने मैच केस से किया था, मैं अब इसको क्या कर रहा हूं, इफ एलिफ से कन्वर्ट कर रहा हूं। और यहां पे मैंने बोला कि ये हमारा इनवैलिड ऑपरेशन हो जाएगा। इनवैलिड ऑपरेशन हम यहां पे क्या करेंगे, प्रोसेस कर देंगे। समझ जाते हैं, देखिए क्या करने वाले हैं आप। यहां पे कोई नंबर डालेंगे, जैसे आपने डाला 10, यहां डाला आपने 20, ठीक है, और यहां डाला 12 डाल लिया मान लो, और यहां आपने इंटू किया। अब इंटू में ये वाला तो चलेगा नहीं, इफ कंडीशन ये भी नहीं चलेगी, ये चलेगी, ये चलेगी, तो दोनों नंबर इंटू होके आपके पास आ जाएंगे। अब हम इस नंबर को भाई, अब हम इस इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। हमने बोला हम यहाँ पे 10 डाल रहे हैं, हम यहाँ पे 20 डाल रहे हैं, और हम यहाँ पे प्लस का सिंबल कर रहे हैं, 30 हमारे सामने आंसर आ रहा है। तो यही हमारा मेन्यू ड्रिवन कैलकुलेटर था जो हमने यहाँ पे बनाया। तो अब आपके सामने यहाँ पे फील तो आ रहा होगा कि पाइथन सर मजेदार चीज है, एकदम फीलिंग दिला रही है। यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। जब आप इसको अपने लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे, ये फिक्स है कि जो भी आप लोगों के सामने चैप्टर्स आ रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट करिए, उसको डेप्थ लेवल पे देखिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपके सामने सिंटेक्स क्या होंगे, कनेक्ट होने लग जाएंगे, और लॉजिक्स आप धीरे धीरे यहां पे बिल्ड करने लग जाएंगे। देखो लॉजिक्स में मैथ के छोटे मोटे लॉजिक्स चल रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये कंपेयर कर रहे हैं, ये धीरे धीरे लॉजिक्स आपके सामने कनेक्ट होने लग जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।